ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेन खेल यहीं से स्टार्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम लोग सीखें एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, सेक्शन 2H। सेक्शन अभी याद नहीं करना है, एक वीडियो आएगा वो खाली डेडिकेटेड होगा सेक्शन याद करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कि एक एग्रीमेंट जिस पे लॉ का आशीर्वाद हो। लॉ का आशीर्वाद तो हम समझें, हमको ये बताइए कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो एग्रीमेंट का भी डेफिनेशन लॉ में दिया अलग से, बोला कि एग्रीमेंट का मतलब 2 का ई में बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। 2 वर्ड आया, क्या क्या आया एग्रीमेंट में, एक आया प्रॉमिस और एक आया कंसिडरेशन। दोनों का मतलब समझना होगा, तो हम लोग दोनों का मतलब समझने के लिए आगे बढ़े। बोला कि 2 का बी बोलता है कि प्रॉमिस का मतलब होता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, that proposal is made to him, the proposal becomes accepted and known as promise। सिंपल मतलब क्या है प्रॉमिस का, कि एक बंदा दूसरे बंदे को जब ऑफ़र करता है और वो ऑफ़र जब हाँ बोल दिया, या तो हाँ बोला या फिर सर हिलाया, या तो ओरली या रिटन में हाँ बोला, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, बट बहुत बार एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट होता है, यानी कि सर हिला के हाँ बोला या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना था उसके लिए हाँ बोला। तो व्हाट वी विल डू इन दैट सिनेरियो, क्या वो प्रॉमिस, क्या वो ऑफ़र प्रॉमिस बनेगा? हाँ, चाहे बाय कंडक्ट हो या बाय एक्शन प्रॉमिस बनेगा। अभी कुछ चीज़ को समझो। जो पॉइंट सेक्शन हाईलाइटेड है रेड में उसको याद करना है, जो ऐसे करके पूरा पर्पल में है उसको याद करना है, और बहुत जगह जो ऐसे खाली नॉर्मल कलर से ये किया हुआ अंडरलाइन उसको रीड करना है, या जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे हम लोग का ये अप्रोच होना चाहिए। तो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड मतलब जिसको हम ऑफर किए, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू। एसेंट का मतलब मंजूरी, एसेंट कंसेंट दोनों ही शब्द का मतलब क्या होता है, मंजूरी। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल को, ऑफर को जब एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, देखो वही चीज़ लिखा है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब लॉ का आशीर्वाद है, इसमें बैठ कर रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट जिसको लॉ का आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ, एक फादर है, ठीक है, वो अपना बच्चा को बोला हर महीना 500 पॉकेट मनी देगा, देना बंद कर दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, हम लोग को कैसे याद रखना है? कभी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। एक बार पूछा था, दोस्त लोग के बीच में बात हुआ, मूवी जा रहे हैं, मूवी नहीं गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी से दोस्ती यारी, रिलेशन या फिर नॉर्मल को ऐसी बात की हैं और एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट का मतलब क्या, दोनों एक ही बात पे हम लोग राजी हो गए। हम बोले कि हम तुमको घुमाने ले जाएंगे, तुम बोला कि हाँ हम घूमने जाएंगे, दिस इज एग्रीमेंट। बट क्या इस पे लॉ का आशीर्वाद लगेगा? नहीं। जिस एग्रीमेंट पे लॉ का आशीर्वाद नहीं लगता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और जब भी कोई रिलेशन दिखा दे, दोस्ती यारी, पति पत्नी, माता पिता, जो भी हो, वहाँ पे लिख देंगे हम लोग कौन सा वर्ड, सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है, क्या लिखना होगा, सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे डिफरेंस दिखे, ये एग्जाम प्रूफ है, नवंबर 22 प्रूफ है, जहाँ पे तुमको दिखे डिफरेंस याद करना है। सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को लगता है डिफरेंस ये तो लिख देंगे, नहीं, एग्जाम में ना चारों पॉइंट जिस पे डिफरेंस लिखना है यही भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं, तो हम लोग को बेसिस भी लिखना है, किस पे डिफरेंस लिखना है, और कम से कम 4 डिफरेंस सब में याद करना है। तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, वी विल लर्न इट। अब कैसे लर्न करेंगे, देखो सारे डिफरेंस में ऑलमोस्ट 2 चीज़ तो होता है, एक मीनिंग और एक स्कोप। मीनिंग का मतलब हम लोग मतलब डेफिनेशन से याद करते हुए आए थे, व्हाट इज एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। 2 वर्ड को रट के रख लो, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 5 फिंगर में, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। स्कोप क्या होता है, एग्रीमेंट ज़्यादा बड़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बड़ा है? एक लाइन बोलेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी लाइन, एग्जाम में बहुत बार लिखने आता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि देखिए भैया, आप हम लोग को सिखाएं कि एक एग्रीमेंट होता है और उस पर जब लॉ का आशीर्वाद पड़ता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है।
सवाल ये उठता है क्या हर एग्रीमेंट पे लॉ का आशीर्वाद पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग सोशल रिलेशनशिप देखें, उस पर लॉ का आशीर्वाद पड़ेगा। हम किसी को मारने का सुपारी ले लिए, उस पर लॉ का आशीर्वाद पड़ेगा। तो देखो, चांसेस है कि हर कोई एग्रीमेंट में आ सकता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा ले पाए ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को लिखना ज़रूरी है। कैसा एग्जाम में इसको यूज़ करेंगे, ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन देगा कि एग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, वॉइड हो गया, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट रह गया, इलीगल है। तो वो सब में हम लोग जब ये लाइन का शो ऑफ करके आएंगे, टीचर को पता चलेगा हम लोग पढ़े, और तभी मार्क्स मिलेगा। लॉ में नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर बात है भाई? तो ये लाइन को याद रखना है। क्या लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब आते हैं वापस से डिफरेंस में, मीनिंग हो गया। स्कोप, ज़्यादा बड़ा स्कोप कौन सा है? हर कोई एग्रीमेंट बन सकता है लेकिन हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ज़्यादा बड़ा स्कोप एग्रीमेंट का, याद रह गया। लीगल ऑब्लिगेशन, क्या एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में है। और नेचर, ये वाला लाइन है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। इसमें एग्जाम में आएगा मीनिंग, स्कोप, नेचर, लीगल ऑब्लिगेशन, चारों पे लिख कर आना पड़ेगा, तभी 4 मार्क्स मिलेगा। फिर आया एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम के लिए देखो, स्टार मार्क अगर दिया हुआ है तो भाई उसको रटना है। तुम लोग, स्टार मार्क का मतलब है तुम लोग इसको ना एग्जाम के टाइम छोड़ के आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि ये सब ना थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है, याद रखना। तो वो चीज़ नहीं करना हम लोग को, रटना, और हम लोग रटेंगे। सेक्शन 10 में कुछ बातें जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होना अनिवार्य है, वो सेक्शन 10 में दिया गया है। और कुछ बातें जो सेक्शन 10 में दिया तो नहीं गया है लेकिन फिर भी अनिवार्य है। राइट हैंड साइड में उन बातों का जिक्र है। क्या हम लोग को इन बातों को याद रखना है? ध्यान रखना है, याद नहीं रखना है। ध्यान रखना और याद रखने में अंतर होता है। बैठ कर रटना नहीं है 1 2 3 4 5 पाँचों में क्या क्या होगा, बट सेक्शन 10 पूरा बैठ कर रटना होगा। कोई बड़ा बात नहीं है, सीधे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बैठ के मुंह ताकता रह जाएगा। और क्या अगर एसेंशियल एलिमेंट में इस साइड वाले लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा? नहीं, सेक्शन 10 कोट करके सेक्शन 10 लिखना है, ठीक है। अब भैया कैसे सेक्शन 10 याद करें? 6 पॉइंट, डर लग रहा है। दिमाग में एक स्टोरी बनाते चलो। हम तुमको धमकी दे के एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में बदलें। तुम एक माइनर है, क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था? हम तुमको बंदूक बेचेंगे, बदले में तुम हमको ड्रग्स देगा, ठीक है। हम लोग का 5वां पॉइंट याद आ गया। हम तुमको धमकी दिए, क्या तुम्हारा कंसेंट, तुम्हारा मंजूरी फ्री में आया? नहीं, तुम्हारे पे जोर जबरदस्ती हुआ। हम तुमको धमकी दे के एग्रीमेंट में आए, एग्रीमेंट दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या? तुम माइनर था, यानी कि कंपीटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हम तुमको बंदूक दिए, बदले में ड्रग्स लिए। जो ऑब्जेक्ट दिए वो भी इलीगल था, जो बदले में लिए वो भी कंसिडरेशन भी इलीगल था, जबकि दोनों क्या होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। और लास्ट में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा कोर्ट में? नहीं, इट इज़ टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। 6 पॉइंट याद हो गया। एक बार स्टोरी फिर से रिपीट कर लो, दिमाग में याद हो जाएगा। हम धमकी दिए, फ्री कंसेंट कि एग्रीमेंट में आओ, सेकंड पॉइंट। तीसरा तो माइनर था, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। चौथा और पांचवा साथ में याद किए थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। 6 का 6 पॉइंट याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बैठ कर रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी बोलेगा सेक्शन 10 ऐसे लिखेगा तब भी मार्क्स मिलेगा, और यही चीज़ को लाइन में लिखेगा तब भी मार्क्स मिलेगा। क्या सेक्शन 10 कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप चाहिए, पर्सनल और सोशल नहीं चलेगा। बहुत बार लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने बोलता है। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, कम से कम पॉसिबल होना चाहिए। ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन सेक्शन 10 इसका जिक्र नहीं करता है। कभी भी बोलेगा व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 6 पॉइंट लिखेंगे और फिर 1 पॉइंट लिखना होगा, सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। इसमें से 2-3 जो पॉइंट आएगा लिख देना। 5 मार्क्स का होगा, 5 में 4 गारंटी मिलेगा। अब आते हैं 2 पार्टीज। मिनिमम कितने पार्टी होने चाहिए? 2 पार्टी होने चाहिए। भैया ये क्या बताने वाला बात है? इससे क्वेश्चन आता है। एक बार आया था, एक बंदा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो वैसे ही रिलेटेड कुछ आया था, ठीक है, कि 2 अलग अलग बंदा होना चाहिए खरीद बिक्री करने के लिए। नेक्स्ट, पार्टीज के पास रिलेशन क्या होना चाहिए? लीगल का। अगेन फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स सन के बीच, सोशल है, नहीं हो पाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जब भी ऐसे कोई रिश्ता है ना, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर एक केस स्टडी, उसको कोट कर सकते हैं। केस स्टडी के एग्जाम में कोट करना कंपलसरी है? नहीं, लेकिन टीचर के पास 100 कॉपी होगा, उसमें से 1 कॉपी आएगा जिसमें केस स्टडी भरा हुआ है, सेक्शन भरा हुआ है, तुमको पास होने का जिम्मेदारी, मतलब उसके दिमाग में प्रेशर आएगा, इसको पास करना, ये पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है, हम खाली टॉपिक बता रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में मेंटेनेंस का हुआ कि हर महीना बाहर रहते हैं, तुमको पॉकेट मनी देंगे, क्या वो पॉसिबल है? नहीं। यही था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए बी को बोला कि हम तुमको माल बेचेंगे 30 दिन के अंदर, अगर नहीं बेच पाए तो पैसा देंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, यहाँ पे सब कुछ सही था। ओके, क्या बोल रही थी तुम?
ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अदर फॉर्मेलिटीज़। क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरल होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होता है? दोनों हो सकता है, रिटर्न, स्पोकन, ओरल, कुछ भी हो सकता है। याद रहे, बच्चा लोग गलती करता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल था क्वेश्चन में, बोला अरे ओरल तो होता नहीं, अरे ओरल होता है, ठीक है, कुछ जगह पे कंपलसरी होता है। कहाँ कहाँ? बुक में दिया हुआ है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिटर्न में होना चाहिए, इमूवेबल कर रहे हैं, रिटर्न में होना चाहिए। और साथ ही साथ एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं जब भी ये दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि इंटरेस्ट में पार्टीज का हमेशा रिटर्न हो तो बेहतर है। क्या क्या बोले? कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। दो कॉन्ट्रैक्ट बुक में बोल दिया रिटर्न ही होना चाहिए, इमूवेबल का खरीद बिक्री इंश्योरेंस ये सब रिटर्न ही होना चाहिए। और फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट हो तो पार्टीज के लिए, रिटर्न हो तो बेहतर है। बट ओरल क्या अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके लिए सर्टेन होना ज़रूरी है। हम तुमको तेल बेचेंगे, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, पक्का तेल, कौन सा तेल, नारियल तेल, नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन है क्या? नहीं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा भी? नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट मिसिंग था उसमें से, ठीक है। हम तुमको चावल बेचेंगे, कैसा चावल पता है? नहीं, तो वहाँ पे भी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मिसिंग है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें सिंपल बात है, अगर हम वादा करते कोई इम्पॉसिबल काम करेंगे, जादू से खजाना दे देंगे, तुमको चांद पे भेज देंगे, ये सब चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हाट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कहानी हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आते हैं उसके अंदर में और डिटेल में घुसते हैं, एक एक करके सारा पॉइंट को खखारते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्या एग्रीमेंट होता है? बिल्कुल हाँ होता है। सेक्शन 2 का ई बोलता है इसके बारे में, डेफिनेशन हम लोग ऊपर किए थे। 2 का बी बोलता है प्रॉमिस के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये उसी बात को बोला कि ऑफर भी होना चाहिए, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये वही दो डेफिनेशन दिया, उतना रटने का जरूरत नहीं है, ऊपर रट लिया। तो फ्री कंसेंट क्या होता है? तुम्हारा मंजूरी। कंसेंट का मतलब क्या होता है? मंजूरी। मंजूरी अगर फ्री है, बिना किसी जोर जबरदस्ती का है तो चलेगा। फ्री कंसेंट कहाँ कहाँ नहीं होता है, ध्यान से समझेंगे। CUFMM, सी से कोअर्शन, आगे पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सारे सिचुएशंस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होता है कंसेंट। और इसमें भी याद रखना कि पहला 4, ठीक है, पहला 4 जो है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। ये सब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ये सब क्या बोल रहे हैं भैया आप? थोड़ा देर में पता चलेगा। और ये वॉइड होता है, यहाँ हम लिख दिए, बाद में सब कनेक्ट कर पाएंगे। फ्री कंसेंट कब नहीं है? खाली ये 5 सिचुएशन में। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? कंसेंट मतलब आप बोलते हैं मंजूरी, एग्जाम में मंजूरी लिख के आएंगे? नहीं, एग्जाम में क्या वर्ड लिखना है? कंसेंसस एड आइडम, ये लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा कंसेंट वाला क्वेश्चन में। क्या होना चाहिए? कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब क्या होता है? ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। भैया कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल बताइए। मेरे पास 2 गाड़ी है, दोनों का कलर येलो है। हम तुमको बोले हम तुमको येलो गाड़ी बेचेंगे, हम बात कर रहे थे ऑल्टो 800 का, तुमको लगा हम अपना येलो फरारी बेचेंगे। क्या सेम थिंग इन द सेम सेंस है? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। सेम थिंग इन द सेम सेंस एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब कि हम जो सोच रहे हैं, तुम जो बोल रहे हैं, दोनों मैच खाना चाहिए, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें भैया आप ये सब का एग्जांपल कैसे बोलो? कोर्शन वगैरह, अरे हम तुमको धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट में कराए, मेरा सेंस क्या था? हमको कॉन्ट्रैक्ट में आना। क्या तुम्हारा वही चीज़ था? तुम तो ज़बरदस्ती आया। फ्री कंसेंट है नहीं, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसी तरीके से आगे और भी है, एक बार हम सबका, अच्छा आगे हम लोग हिंदी में बात कर लेंगे। कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एग्जाम लोग क्या ना गूगली फेंकता है, सुनो ध्यान से। पूरा एक कहानी बना के देगा और बोलेगा बताओ, 2 चीज़ बोल सकते हैं। पहला बोलेगा बताओ कौन कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर बोलेगा बताओ कौन कंपीटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बच्चा लोग क्या करता है? क्वेश्चन क्या पूछा? हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो लोग ये लिख कर आ जाता है। क्या मार्क्स मिलेगा? वो खेल रहा है। ये सब मुश्किल चीज़ नहीं है पढ़ना। दिमाग एग्जाम में वो 3 घंटे का प्रेशर में दिमाग को खोल के बैठना मुश्किल चीज़ है। तो ध्यान रखना क्या पूछा हु इज़ कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बंदा जो 18 साल के ऊपर का मेजर, जिसका दिमागी संतुलन ठीक है, पागल नहीं हो गया, साउंड माइंड, और जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है वो। लेकिन अगर तुम माइनर है, तुम अनसाउंड माइंड का है, तुम अनडिस्क्वालीफाइड या फिर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, तो तुम कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनकम्पीटेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बेसिस पे हम लोग का आंसर होना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखें। 3 पॉइंट है, आसान है। कैसे याद रखे भैया? एकदम खाली 3 लाइन याद रखो। 18 साल के ऊपर का बंदा पागल होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बस तीनों पॉइंट याद हो गया। 18 साल के ऊपर मतलब मेजर माइनर, पागल मतलब साउंड अनसाउंड माइंड, और डिस्क्वालीफाइड क्वालिफाइड जो लास्ट वाला लाइन था। यही बात यहाँ पे बोला है।
ठीक है। अभी ये समझो कि साउंड माइंड के ऊपर बहुत बार गेम होता है। हम लोग को सिखाया जाता है कि साउंड माइंड क्या मतलब कि जो बंदा पागल है। रियलिटी ये है कि जो बंदा अपना सेंसेस में नहीं है, जो बंदा अपना होश में नहीं है, क्या वर्ड बोल रहे हैं बार बार, सेंसेस। साउंड माइंड आया तो क्या वर्ड लिख कर आना है, सेंसेस में नहीं है, वो कहलाता है अनसाउंड माइंड, मतलब कि लूनाटिक जो पागल है, इडियट जो बेवकूफ़ है। साथ ही साथ कोई ऐसा शराबी जो शराब के नशे में धूते, क्या वो साउंड माइंड है? यानी कि अगर हम किसी को शराब पिला के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे तो क्या लॉ उसको आशीर्वाद देगा? लॉ बोलेगा नहीं। और लास्ट में इंटॉक्सिकेंट, किसी भी नशीला पदार्थ को अगर हम दिलवा के कॉन्ट्रैक्ट में ला दे उस इंसान को तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, अगर तुम लोग राउडी राठौर करके एक मूवी आया था वो देखा होगा, उसमें एक लड़का रहता है, वो एक लड़की का रेप कर देता है और फिर कोर्ट से क्या बोल के निकलता है कि वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही तो कहानी है। आप अनसाउंड माइंड है तो आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अगर वो साउंड माइंड का होता तब ना उसको जेल भेजा जाता है। अनसाउंड माइंड वाला के साथ तो ये सब कुछ नहीं होता है। तुम लोग मन में अगर कोई डाउट आ रहा है कि इसके ऐसा ये तो गलत है, इसका भी उपाय है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, इंटॉक्सिकेंट मतलब नशीला पदार्थ। ठीक है, ओके। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ कौन कौन सा याद रखो, इसके ऊपर भी एग्जाम आता है। अच्छा, अब ये गलती मत करना, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन, कन्विक्ट, ऐसे बैठ कर रटने का जरूरत नहीं है, याद रखना है, रटना नहीं है। जहाँ रटना होगा हम बोलेंगे। एलियन एनिमी पाकिस्तान, एलियन मतलब मेरा देश के बाहर, एनिमी मतलब दुश्मन, देश के बाहर वाला दुश्मन पाकिस्तान चाइना। क्या ये मेरा दुश्मन है? एग्जाम में अगर ऐसा कुछ भी सवाल आया कि अभी वॉर चल रहा है, एग्जाम में बोलेगा वॉर चल रहा है तो हम सोचेंगे एलियन एनिमी मतलब मेरा वो दुश्मन है, मेरा आज रशिया और यूक्रेन दुश्मन हो चुका है। ठीक है, वो लोग दोनों एक दूसरे के लिए एलियन एनिमी है। एग्जाम में अगर गलती से भी पूछ लिया क्या ये कंट्री आपका एलियन एनिमी है, तुम दोगला वाला आंसर देखिएगा। दोगला वाला मतलब दोनों बात लिख देना कि भैया अगर वॉर चल रहा है और सारे सैंक्शंस बंद है तो एलियन एनिमी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर एग्जाम में लिखा वॉर चल रहा है और एलियन एनिमी है कि नहीं बताओ, तब तो ऑब्वियसली एलियन एनिमी है। ठीक है, फॉरेन सॉवरेन्स, बहुत बार क्या होता है ना, अब इंडिया का बहुत राजदूत कहते हैं जिसे, इंडिया का बंदा लोग आज अमेरिका में बैठा हुआ है कि हाँ भाई वहाँ पे किसी इंडियन को दिक्कत होगा तो हम लोग मदद करेंगे। वैसे ही अमेरिका का बंदा भी यहाँ पे एम्बेसी में बैठा होगा, तो ये लोग कौन होते हैं? फॉरेन सॉवरेन्स। अब ये नॉर्मल बंदा है क्या? इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे? भाई तुम समझ रहे हो, तुम एक पूरा देश के ऊपर हमला बोल दिया ऐसा करके। तो यहाँ पे क्या सिखाया गया कि फॉरेन सॉवरेन्स के साथ भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, विद द परमिशन ऑफ लॉ आया जाता है। कन्विक्ट, क्या जो बंदा जेल के अंदर बैठा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, सिंपल सा बात है ये सब। ओके, कंसिडरेशन, अगेन ये वर्ड आया एग्जाम में, कंसिडरेशन। इसका डेफिनेशन एक वीडियो आएगा, उसमें डेफिनेशन सेक्शन सब याद हो जाएगा, अभी उस पर फोकस नहीं करना। अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और किन वर्ड्स को रट के एग्जाम में जाना उस पर फोकस करेंगे। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। अगर हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, मेरे को बदले में फीस मिल रहा है, कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है। बदले में फीस नहीं मिलता, हम पढ़ाना बंद कर देते, तुम लोग केस कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं था। तो कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आगे इसके बारे में पूरा एक सेक्शन आएगा और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि भैया आप हम लोग को पढ़ा रहे, बदले में हम लोग आपको रुपया दे रहे हैं, ये कंसिडरेशन है। बदले में मेरा मोबाइल दुकान में मोबाइल देंगे, क्या ये कंसिडरेशन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 99% ऑफ द बच्चा गलती करके आता है क्योंकि वो समझता नहीं है क्या करना है। अगर ऐसा सीन है, हम तुमको पढ़ाएं, बदले में पैसा दे रहा है तुम लोग, आंसर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तब तो भाई तुम पैसा दो, तुम मोबाइल दो, तुम चावल दो, तुम कुछ भी दो, अगर उसका वैल्यू है मार्केट में, वो कंसिडरेशन है। तुम अगर हमको हक भी दे रहे हैं ना कि आप मेरा घर पर रेंट पर रह लीजिए बिना पैसा का, आप बदले में पढ़ा दीजिए, वो भी कंसिडरेशन है। लेकिन बोलेगा आंसर एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में खाली रुपया कंसिडरेशन होता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट खेलना चाहता है। कंसिडरेशन किसके लिए पूछा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सोगा के लिए पूछा, खाली रुपया कंसिडरेशन मांगेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए पूछा तो जो मिल रहा है उसका मार्केट में अगर वैल्यू है तो कंसिडरेशन। अगर हम बोले कि बदले में तुमको हम दुआ देंगे, क्या वो कंसिडरेशन है? नहीं। क्यों? उसका कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो क्विड प्रो को, क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम में आया कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, दो चीज़ जरूरी है, पहला सेक्शन 2 का डी जो हम लोग याद करने वाले हैं, और दूसरा क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न लिखना, इसका मतलब बदले में कुछ मिलना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो हम दे रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए, जो मिल रहा है वो भी लॉफुल। अरे ये लॉफुल होता क्या है? नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो चीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसको अनलॉफुल बोलते हैं। गांजा मार्केट में लीगल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो क्या हो गया? अनलॉफुल। शराब मार्केट में लीगल है, झारखंड में है,
तो क्या वो अनलॉफुल है? नहीं। लेकिन आप बिहार में पैसा देकर शराब खरीद रहे हैं, वो अनलॉफुल हो गया। जहाँ पे प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं घुस के पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, दोनों को अनलॉफुल होना जरूरी या फिर एक भी अनलॉफुल हुआ तो गेम खत्म? एक भी अनलॉफुल हुआ तो गेम खत्म। ठीक है, ओके। इसमें बहुत चीज़ आता है। दूसरा को हम धमकी दे रहे हैं कि इंजरी पहुंचा देंगे, अनलॉफुल है। दूसरा को हम कोई प्रोहिबिटेड ड्रग्स दे रहे हैं, अनलॉफुल है। ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम में वॉइड डिक्लेयर हो जाए। वॉइड मतलब जिसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान से समझ लो। एक डेमो दे रहे हैं हम, तुमसे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम तुमको बोले कि हम तुमको चांद पे लेके जाएंगे घुमाने के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस डे का पार्टी चांद पे देंगे, तो कॉमन सेंस वाला बात है। तुम कोर्ट जाएगी, कोर्ट इसको देखना चाहेगा, कोर्ट बाहर से भगा देगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोर्ट बाहर से भगा देगा, कोर्ट देखेगा नहीं। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। अगर आज मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हम तुमको तुम्हारे बर्थडे में मोदी जी से वीडियो कॉल करवाएंगे, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसका अनसर्ट मतलब एकदम इलॉजिकल वाला बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जहाँ पे हम ये इस कलर में लिखे हैं, मतलब वो भारी चीज़ है, उसको याद करना है। क्या है? एन इलीगल एग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अ वॉइड एग्रीमेंट इज विथआउट एनी इलीगल इफेक्ट। इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज़ है। वॉइड एग्रीमेंट अगर हम तुम लोग को समझाएं, हम लोग आगे तुमको दिखाएंगे, ठीक है, तुमको जब आगे दिखाएंगे ना तो तुमको अच्छा से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे हम तुमको वही चीज़ बताने वाले जो यहाँ पे पढ़ाएं। अभी खाली ध्यान रखना कि ये चीज़ तुम लोग को याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब 99% ऑफ द बच्चा लोग क्या गलती करता है पता है? वो सोचता है कि हम परफेक्शन चाहेंगे, हम वैलिडिटी को बैठ के 5 पॉइंट वैलिडिटी का रखता है, फिर फॉर्मेशन का रखता है, फिर परफॉर्मेंस का रखता है। क्या आपसे पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये सब कुछ बता दो? नहीं। या तो तुमसे अंदर घुस के सवाल पूछेगा किसी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है कि नहीं बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है कि नहीं बताओ। ऐसे नहीं बोलेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा आज तक बोला ही नहीं है। अब अगर इंस्टीट्यूट चाहेगा कि बच्चा लोग फेल हो और वैसा कुछ करना चाहेगा तो भले पूछे, नहीं तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम वाले दिन, ठीक है। खाली याद रखना है वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, ठीक है। यहाँ देखो, वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैसे याद करेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कुछ ओके है, ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी ओके नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी ओके नहीं है, ये लॉ नहीं देखेगा। वैलिड मतलब सब कुछ ओके है, लॉ देखेगा। वॉइड मतलब कुछ भी ओके नहीं है, लॉ नहीं देखेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी कौन होता है? अग्रीव्ड पार्टी। तो हाँ, वो अभी हम लोग बात करेंगे। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ठीक है। उसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, एग्रीमेंट होता है। इलीगल एग्रीमेंट और अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। याद हो गया? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनइनफोर्सेबल। कहानी खत्म। चलो आते आगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिर्फ एक लाइन याद रखो, कहानी काफ़ी है। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ऑल एसेंशियल एलिमेंट, ये तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, अभी सेक्शन 10 में यही तो करके आ रहे हैं हम लोग। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इतना लिख दो, काफ़ी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मतलब पहले वैलिड था, अब वॉइड है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। क्या कीवर्ड है? सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। सेक्शन 2 का जे में सीजेस टू बी अनइनफोर्सेबल। बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया, तुम लोग ये लाइन नहीं लिखा तो मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीजेस टू बी अनइनफोर्सेबल मतलब पहले तो वैलिड था, अब वॉइड है। हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग को ऑफलाइन पढ़ाएंगे, लॉकडाउन लग गया, नहीं पढ़ा पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। तुम लोग केस कर पाएगा? नहीं। हम तुम लोग से वादा किए कि हम तुम लोगों को एक दवाई बेचेंगे, वो इलीगल डिक्लेयर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट। हम तुम लोग से कॉन्ट्रैक्ट किए कि तुम लोग को ताज होटल ले जाके पार्टी देंगे, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है। मानो तुम लोग को मार्स में पार्टी देंगे, मार्स में ताज होटल खुलवा के, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो पहले तो वैलिड था और अब इनवैलिड है। यहाँ पे कभी भी वैलिड था, मार्च में ले जाना। तो याद रखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट अलग अलग होता है। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड बनता है। पहले तो वैलिड था, बाद में वॉइड बना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले से ही वॉइड था, वॉइड एग्रीमेंट। एग्जाम में गेम गूगली फेंकता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ओके, तो फैक्ट्री में आग लग गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाएंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। फैक्ट्री में आग लग चुका था, हमको पता इसका दिवाला निकल चुका,
फिर हम इससे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये नहीं पूरा कर पाया, क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट। क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गई, हम फिर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी पॉसिबल था ये चीज़? नहीं। हमको तो पता है, तब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। इम्पॉसिबिलिटीज वाला है। हाँ हाँ हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी आगे पूरा डिटेल में आएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 का I क्या होता है कि एक बंदा का ऑप्शन होता है। कहानी सिंपल सा सुनो, ठीक है। एक बंदा था राजू, ठीक है। राजू का रामू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मालूम है कैसे हुआ? बंदूक की नोक पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? धमकी दे रहा होगा। कोर्शन मतलब कि कोर्शन का मतलब ही क्या होता है? धमकी देना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? नहीं, वैलिड तो नहीं माना जाएगा भैया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक सेकंड भैया, आप बोले थे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? कीवर्ड डैश टू बी इन्फोर्सिएबल, सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था, वॉइड है। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है, ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड एग्रीमेंट ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ क्या है? यहाँ है वॉइडेबल। वॉइडेबल में क्या हो रहा है? एक बंदा है जिसको बंदूक दिखाया जा रहा है, ये बंदा हंस रहा है कि रो रहा है? तो अगर एक बंदा रो रहा है उसको क्या बोलते हैं? अग्रीव्ड पार्टी। अच्छा, कोर्ट में कल को अगर जाया जाएगा ये केस, तो किससे पूछा जाएगा क्या करें? यही अग्रीव्ड पार्टी से पूछा जाएगा कि बोता बेटा तुम क्या चाहता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। क्या रामू से पूछा जाएगा क्या करना है? नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। फिर से मेरा बात को सुनो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हु इज व्हाट? हु इज अग्रीव, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। यही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी और मोर पार्टी। यहाँ पे अग्रीव पार्टी लिखेंगे, मार्क्स मिलेगा एग्जाम में? हाँ मिल जाएगा। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन याद हो गया? क्या बोल रहा है? एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी या फिर एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। बस इतना याद रख लो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आना। कितना भी क्वेश्चन मार्क्स हो, टॉपिक सही और ये लाइन लिख दिया, मार्क्स मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे 5 मार्क्स से ज़्यादा लिखें, बस सही लिखना है। एग्जैक्टली, ज़्यादा लिखने से फोकस करना है कीवर्ड डालने का। ज़्यादा तुम अपना कहानी बना के लिख सकती है, बट अगर अपना कहानी 10 पेज का उसमें कीवर्ड नहीं है, 5 में 0 मिलेगा। कि सिंपल सा बात, तुम अगर उसको एक्सप्लेन करिए सिंपल भाषा में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास उतना टाइम नहीं है। उसको चाहिए अग्रीव पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ अनदर, ये देखना पेपर में, ठीक है। कंसेंट होना चाहिए, मंजूरी। बंदूक वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे। अगेन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और याद करने से पहले कैसे याद करेंगे? मीनिंग सब जगह होता है, ये तो पता है। अब कैसे, एक और तरीका है। एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में तुम बैठेगा तुमको लगेगा कि हम डिफरेंस तो आराम से टैकल कर लेंगे। क्या होगा ना, भूल जाएगा किस पे डिफरेंस बताएं। तो सवाल पूछना शुरू करना, कभी भी भूल जाए डिफरेंस किस पे बनाए, क्या क्या डिफरेंस है, कैसा कैसा डिफरेंस है, क्यों क्यों डिफरेंस है, क्या हो रहा है, सिंपली क्या क्या डिफरेंस है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, भैया मीनिंग तो याद हो गया। कैसा डिफरेंस है, अरे हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो कभी आशीर्वाद देता ही नहीं है लॉ, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा के पास ऑप्शन होता था, उसको अग्रीड पार्टी बोलते थे। ये इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर लिख देगा तुम लोग। कैसा डिफरेंस है, फिर क्यों डिफरेंस है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को भैया बोले थे कॉन्ट्रैक्ट क्या लॉ में मतलब है किसी से? नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से मतलब है। और परफॉर्मेंस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कर पाएंगे क्या? नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी था। वॉइडेबल में हर जगह एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी घुसा हुआ है। नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ऐसे करके, हाँ, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर नहीं भी लिखेंगे अगर यहाँ पे हर जगह, बट ऑप्शन का जिक्र है, देख लो। ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी, वही ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन से रिलेटेड पॉइंट चारों पॉइंट में आ रहा है। और एक है हक, किसके पास हक है कोर्ट जाके लीगल रेमेडी लेने का? वॉइडेबल वाला पास। वॉइड में तो मतलब ही नहीं है, घुसने नहीं देगा कोर्ट। अगेन एग्जाम क्वेश्चन, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, तुमसे पूछेगा क्या हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल बन ही नहीं सकता है, क्या हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो, ये ज़रूरी है? नहीं भैया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर आज हम पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इलीगल नहीं है, लेकिन वो वॉइड है। इलीगल तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट या फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर थिंग, इलीगल इज अ नैरोवर थिंग, ठीक है। एंड इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। वॉइड तो होना ही पड़ेगा, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ये लाइन को एग्जाम में लिखना है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इलीगल टर्म दिख रहा है, तुमको लग रहा है कुछ इलीगल हो रहा है, क्या करना है ये लाइन जरूर से लिखना है,
तभी मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 2 का अब यहाँ पे अगेन डिफरेंस मिला, मतलब भैया एग्जाम में आ रहा है, तुम लिख के ले लो डिफरेंस एग्जाम में आ रहा है। 2 डिफरेंस 8 मार्क्स का पूरा बुक से, 60 में से 8 मार्क्स डिफरेंस का है, और वही टेबल आएगा जो तुम्हारा बुक में दिया हुआ है। तो डिफरेंस तो भैया एग्जाम से पहले इग्नोर करना ही नहीं है, जल्दी जल्दी याद करना है। स्कोप क्या है, वॉइड एग्रीमेंट का स्कोप है, वॉइड इलीगल नहीं होता है, लेकिन इलीगल तो इलीगल होता है। नेचर वॉइड लॉ मना नहीं करता है, इलीगल को लॉ मना करता है। पनिशमेंट, वॉइड में पनिशमेंट नहीं मिलता है, इलीगल में पनिशमेंट मिलेगा। कोलैटरल, इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से समझना। कोलैटरल मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो कोलैटरल है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो भी वॉइड हो जाए। भैया समझाइए ना इसका मतलब। अगर आज हम तुमसे 2 भाड़ा पे तल्ला लिए, ठीक है, और दोनों तल्ला में हम ट्यूशन चला रहे हैं, और कल को लॉकडाउन लग गया, या फिर मानो कल को एक तल्ला में खबर मिला कि कोई डाकू रुका हुआ है, तो एक तल्ला बर्बाद हुआ। ऊपर वाला तल्ला तो मेरे ठीक है हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों तल्ला में से एक तल्ला में हम ड्रग का तस्करी कर रहे थे, क्या मेरे को दूसरा तल्ला यूज़ करने मिलेगा? क्योंकि हम एक काम इलीगल कर रहे हैं तो उससे सटा हुआ सारा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होते जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एग्रीमेंट वॉइड है तो सटा हुआ सारा एग्रीमेंट भी वॉइड हो, ठीक है। कोलैटरल मतलब साथ में अगर वॉइड है तो क्या ज़रूरी है दूसरा भी वॉइड हो? नहीं। लेकिन साथ में अगर इलीगल है तो जो साथ में गंदे लोग के साथ में घूमने वाला भी बंदा गंदा हो जाता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है कीवर्ड? यहाँ पे कीवर्ड है टेक्निकल डिफेक्ट। क्या है कीवर्ड? टेक्निकल डिफेक्ट। अगर टेक्निकल डिफेक्ट है तो हम तुमको चेक दिए, चेक में साइन करना भूल गए, डेट डालना भूल गए, अमाउंट डालना भूल गए, ये सब क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट है। तुम हमको फीस दिया लेकिन गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, क्या मेरे पास पैसा आया? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, ठीक है। हम तुमको बिल बना के दिए, बिल में साइन नहीं किया, कौन सा डिफेक्ट है? टेक्निकल। तो ये सब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सब कुछ सही है, आप किसी को कोर्शन भी नहीं कर रहे, एंड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहे, वॉइड भी नहीं है, टेक्निकल डिफेक्ट है। तो ये कौन सा टॉपिक यहाँ पे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखना और ये वर्ड लिखना टेक्निकल डिफेक्ट। क्या टेक्निकल डिफेक्ट में केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पार्टीज कैन नॉट सू अपन ईच अदर, कहानी खत्म। अब आते हैं फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से बनता है, या तो लिखित और ओरली जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस, और या फिर आपके लक्षण से हरकत से, क्या बोले? या तो रिटन या ओरली जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस, और एक होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे होता है? इम्प्लाइड या तो बाय आपके एक्शन हो सकते हैं या फिर बाय कंडक्ट। बाय एक्शन मतलब आपका हरकत क्या है, एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरकत। आज हम पढ़ा रहे बच्चा लोग को, अचानक से बच्चा एक क्लास में आके बैठने लगा, 2 महीना हो गया बैठ गया, तो इससे हम क्या समझेंगे कि वो क्लास ले रहा है। बाय हिज एक्शन एंड बाय हिज कंडक्ट। कंडक्ट में ना कोई वर्ड स्पोक कर रहा है ना कुछ लिख रहा है, बस हमको समझ में आ रहा है। अरे अगर हम कलकत्ता का ट्रेन में चढ़े हैं तो इसका मतलब हम जापान जा रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। इट इज़ योर बाय कंडक्ट, समझ में आ रहा है। अगर आज हम एटीएम में घुस रहे हैं और एटीएम में कार्ड डाल रहे हैं, मतलब मेरे को पैसा विड्रॉ करना है, एटीएम बोला कि क्या आपको पैसा दे नहीं दे? नहीं। तो ये सब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगेन टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहाँ पे ना वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, ना बोला गया, ना लिखा गया, और आपके हरकत से बाय और कंडक्ट, ये समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है। कूली वाला जो एग्जाम्पल, कूली बिल्कुल सेम हुआ भाई, बिल्कुल सेम हुआ, लेकिन एग्जाम में हम लोग कंडक्ट लिखेंगे इम्प्लाइड के साथ, टेसिट के साथ, एक्शन वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्शन ना, अगर तुम लोग को डीप में जाए अभी टाइम नहीं है, बट एक्शन एक वाइडर टर्म होता है, ठीक है। तुम सर हिला रहा है, क्या वो तुम्हारा एक्शन है? वो एक्शन नहीं, वो हाँ वो तुम्हारा एक्शन है, बट क्या वो तुम्हारा कंडक्ट है? नहीं। कंडक्ट मतलब कुछ करना, क्लास आ रहा है, ये कंडक्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में मत घुसो। इम्प्लाइड टेसिट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कंडक्ट वाला नाम लिख के आना है, और इम्प्लाइड आएगा तो बोल देना इम्प्लाइड कैन बाय कंडक्ट एंड बाय एक्शन एज वेल, यानी कि तुम्हारे हरकत से, ना तुम कुछ बोला ना तुम कुछ किया, बट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक कूली एक लाल रंग का कपड़ा पहना है, तुम्हारा सामान उठाया, मतलब वो सामान लेके घर जाएगा, तुमको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी के साथ आया टेसिट कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। क्या बोले थे हम? टेसिट में कंडक्ट वर्ड लिखना जरूरी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इससे बच्चा लोग डरता है, जबकि हंसने खेलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बोलता है? अगर हम लाल बत्ती है और रोड क्रॉस कर दिए, मेरे पे पेनल्टी लगेगा। हम लोगों को बोलेंगे अरे हम ऑफर किए नहीं, आप एक्सेप्ट किए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? बोलेंगे तो क्या करेगा? पुलिस वाला 2 डंडा मारेगा। क्यों? रेड लाइट तो जल ही रहा था। क्योंकि रेड लाइट जल रहा था। बट हम तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं उसके साथ। अरे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि क्या होता है? क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ बोल दिया, तुमको किसी का खोया हुआ सामान मिला, तुमको वो उस बंदा को लौटाना होगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, लॉ बोल दिया। तुमको वो गिरा हुआ सामान मिला, तुमसे कोई भी आके मांगे,
अगर वो बंदा नहीं मांग रहा है जो खोया था, या फिर कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं मांग रहा, तुम उसको नहीं देगा। कौन हक दिया? लॉ हक दिया। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे लॉ आके तुमको पावर देता। तो इसके बारे में और बात की है। अभी के लिए एक एग्जांपल याद रखो, लॉस्ट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के ऊपर, कि यानी कि हम ना ऑफर किए, देयर इज नो ऑफर नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिखता है कॉन्ट्रैक्ट जैसा। क्यों? क्योंकि लॉ बीच में आके क्रिएट किया इसको। ई कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ होता है, दो नाम ध्यान रखना, चांसेस बहुत कम है ई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डायरेक्ट सवाल आने का, बट इस बार का फाइनल एग्जाम देख के ये लोग खेल सकता है। तो क्या बोलेंगे? ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट और साइबर कॉन्ट्रैक्ट। साइबर जाके हम लोग ईमेल वगैरह करते थे, और ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ई कॉन्ट्रैक्ट याद रखना। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर एग्जीक्यूटेड, अरे टेड कहाँ यूज करते थे हम लोग ईडी पास्ट टेंस यूज करते थे, यानी कि दोनों पार्टी अपना काम कर चुका है। ठीक है। एग्जीक्यूटरी, कोई काम करना बाकी है, किसी का काम करना बाकी है, टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर, एग्जीक्यूटरी। अब हो सकता है एक बंदा काम कर चुका, एक बंदा का बाकी है। यूनिलैटरल, एक बंदा काम कर चुका, एक का बाकी है। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना यूनि सैलून, यानी कि इसमें दोनों जेंडर के लोग आ सकते हैं एक ही सैलून में। तो यूनिलैटरल यानी कि एक जन कर लिया, एक जन बाकी। और बाईलैटरल मतलब दोनों का बाकी, आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। याद रहेगा? तो फिर से एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो, फॉर्मेशन के ऊपर क्या होता है? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, एक बंदा कर चुका है, एक बंदा बाकी है, यूनिलैटरल, और दोनों बंदा का बाकी है, बाईलैटरल। अब आते हैं प्रपोजल या फिर ऑफर के ऊपर। प्रपोजल ऑफर क्या होता है? 2 का ये में बोला कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। पूरा ये डेफिनेशन है भैया, क्यों रीड करके बता रहे हैं, हम लोग भी कर लेंगे, मतलब समझाइए, ध्यान से सुनो। व्हेन वन पर्सन, मानो हम, सिग्निफाइज, ये वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा रखना है इसको, इंडिकेट करता है, बोलकर, लिखकर, हाथ से अगर हम इशारा कर रहे हैं, क्या तुम पैसा दोगे, ये भी ऑफर है। ठीक है। अगर हम ऐसे फोन देकर बोल रहे हैं रख लो, ये भी ऑफर है। ठीक है, क्योंकि ये हम सिग्निफाई कर रहे हैं। तो व्हेन वन पर्सन यानी कि हम ऑफरर, सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन यानी कि तुम ऑफरी, तो हिज विलिंगनेस, मेरा मर्जी कि हाँ फ़ोन खरीद लो, टू डू समथिंग, और टू एब्सटेन, अभी 1 मिनट में देखेंगे इसके बारे में। जब हम बोल रहे हैं मेरा फ़ोन खरीद लो, मेरे मन में क्या हो रहा होगा? काश हाँ बोल दे, काश हाँ बोल दे। मेरा व्यू क्या है कि उसका एसेंट, उसका मंजूरी मिल जाए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ सीखे? वन पर्सन सिग्निफाई कर रहा है अनदर पर्सन को, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन, व्यू क्या है? एसेंट लेने का। ठीक है, इसी को प्रपोजल बोलते हैं, चाहे वो एक्ट या एब्सटिनेंस। ये एब्सटिनेंट या एब्सटेन, इस का मतलब क्या है भैया? कुछ ना करने को भी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। मानो तुम लोग के पास एक बहुत पुराना विंटेज गाड़ी था, तुम लोग उसका दाम रखा 50 लाख रुपया। विंटेज समझता है? राजा महाराजा के टाइम का, जो एकदम सुंदर सा लगता था देखने में। तो हम बोले कि यार हमको ये खरीदना, इसको मत बेचो, और बदले में हम तुमको बोल रहे कि तुम एक काम करो, 10,000 रुपये रखो और इसको 6 महीने के लिए होल्ड करके रखो। क्या हम तुमको कुछ करने के लिए बोले? हम बोले गाड़ी मत बेचो। हम ऑफर क्या कर रहे हैं? एब्सटेन फ्रॉम सेलिंग द गाड़ी, एब्सटेन फ्रॉम सेलिंग द कार। ये एब्सटिनेंस भी ऑफर माना जाता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि ऑफर विल बी पॉजिटिव ओनली, कुछ नहीं करने का भी ऑफर किया जा सकता है। हम तुमको बोले ना गाड़ी मत बेचो, 6 महीना में माँ के ले जाएंगे, ये भी ऑफर है। और ये डेफिनेशन को याद करना, और कैसे याद करेंगे, एक वीडियो आएगा, हम कोशिश करेंगे इसको यूट्यूब पे अपलोड करके इसी का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दें, उसको वहाँ से याद करना, खेल खत्म। अब आते हैं इस डेफिनेशन में क्या क्या बोला। पर्सन मेकिंग द ऑफर, तो डू और अब्सटेन मतलब करना टू डू है या मतलब नहीं कि करना है? टू डू मतलब कि हम तुमको ये मोबाइल बेचना चाहते हैं, ये टू डू वाला एग्जाम्पल में आ गया। और एब्सटेन मतलब कि वो जो दूसरा वाला एग्जाम्पल दिए, नेगेटिव ऑफर, कि ये मत कर भाई, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये हो गया एब्सटेन वाला। मतलब करना भी ऑफर है, नहीं करना भी ऑफर। यस एग्जैक्टली। अब आते हैं प्रोमिसर एंड ऑफरर। ये लोग कौन होते हैं? जो ऑफर करता है, जो ऑफर करता है वो ऑफरर, जिसको ऑफर करता है वो एक्सेप्टर। बच्चा लोग का गलती क्या होता है? उस 1.5 दिन में बच्चा लोग बैठ के इसको याद कर रहा होता है। नहीं रे, इसको इतना सा याद रखो, ऑफरर कौन? जो ऑफर करता है। ऑफरी, प्रोमिसी कौन? जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे गेम खेलता है इंस्टीट्यूट। ऑफरर वो बंदा जो ऑफर करता है, ऑफरी या फिर एक्सेप्टर वो बंदा जिसको एक्सेप्ट करना है। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो अब उसी ऑफरर को क्या बोलने लगना है? प्रॉमिसर। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर वर्ड यूज करेंगे कि ऑफरर वर्ड यूज करेंगे? प्रॉमिसर वर्ड यूज करेंगे। कुछ ना टीचर होता है जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा तो ये सब चीज़ देख लेगा,
और तुमको मार्क्स नहीं देना चाहेगा, तो ऑफर तभी यूज़ करना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में आना बाकी है, नहीं तो जगह जगह पे प्रॉमिसर यूज़ करेंगे चलेगा। प्रॉमिसर अगेन बहुत कम टीचर होता है जिसका बीवी से लड़ाई हो गया वही सब चीज़ में मार्क्स काटेगा, नॉर्मल आदमी तो नहीं काटना चाहेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ पे बस ध्यान रखना है, मौका नहीं देना है किसी को भी। मस्ट एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। विलिंगनेस यानी कि मेरा इच्छा कर रहा है मोबाइल बेचे, मेरा इच्छा कर रहा है तेरी गाड़ी खरीदने का, तुम इसको मत बेच, वही पॉइंट है ये। विथ अ व्यू टू, मन क्या बोल रहा है, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, कभी कोई बंदा को देखा है आई लव यू बोल रहा, मन बोल रहा ना बोल दे, ना बोल दे, ना बोल दे, बस ऐसे ही याद रखना है। व्यू क्या होना चाहिए, हाँ मंजूरी लेने का। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पूरा कहानी देख कर आए ना इसके ऊपर अभी, बस खत्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, अगेन बैठ के को बच्चा याद कर रहा है, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, अरे याद रह जाएगा, एग्जाम में 4 वर्ड 4 लिखना है, चारों याद आ जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद करना है। जनरल ऑफर मतलब किसको ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट। जनरल ऑफर का एग्जांपल आया, कौन याद आ रहा है हम लोग को, कार्लिल आंटी। कार्लिल आंटी कौन थी, फिर से कहानी याद दिला रहे, जनरल ऑफर भी रिवाइज हो जाएगा। एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये बोला कि अरे मेरा दवाई कोई भी खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा ना मेरा दवाई, वो कभी उसको क्या नहीं होगा, टाइफॉइड नहीं होगा। ठीक है, और एक आंटी आई कार्लिल, कार्लिल क्या की, इसका दवाई खरीदी इसको टाइफॉइड हो गया। अब आंटी बोल रही है, ए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तुम्हारे ऊपर हम केस कर रहे हैं। कार्बोलिक बोल रहे हैं, आंटी मेरा ऑफर आपको थोड़ी था, मेरा ऑफर तो पब्लिक एट लार्ज को था। लॉ बोलता है गधा समझ के रखा है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में क्या बोला कि अगर जनरल ऑफर है तो एनीवन कैन एक्सेप्ट बिकॉज इट इज फॉर पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। अगेन जनरल ऑफर के ऊपर कहानी में आया, कार्लिल आंटी का नाम डाल के आ जाना, मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगेन ये बदमाशी मत करना कि टीचर को नहीं पता, अपना मन से को कहानी डालकर आ जाए। ठीक है, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक असर्टेन पर्सन के लिए, मेरा ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है कि तुम इस चीज़ को इतने में खरीद लो। स्पेसिफिक ऑफर, हमारे झारखंड में स्पेसिफिक ऑफर मिल रहा है ना SC/ST को कि हाँ तुम भाई तुम ही लोग जॉब लो, तुम ही लोग ज़मीन लो, सब कुछ तुम ही लोग लो। ये क्या चल रहा है, पब्लिक एट लार्ज के लिए भैया, ये तो पब्लिक के लिए है लेकिन स्पेसिफिक एक के लिए है ना। ठीक है, ओके, तो स्पेसिफिक ऑफर को इस तरीके से याद रखना है कि बहुत लोग साथ में भी है लेकिन एक पर्टिकुलर जात, एक मानो खाली लड़कियों के लिए कोई ऑफर आया, दिल्ली मेट्रो में लड़कियां फ्री में ट्रैवल कर सकती है, कौन सा ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर फॉर गर्ल्स, नॉट जनरल ऑफर। ठीक है, क्रॉस ऑफर मतलब कि आइडेंटिकल ऑफर मतलब कि सेम ऑफर। क्या तुम मेरा गाड़ी 5,000 में खरीदोगे, सेम बात वहां से आया, क्या तुम मेरा गाड़ी 5,000 में खरीदोगे, ये कौन सा ऑफर है, क्रॉस। कंडीशनल रख देता है, नहीं वो दूसरा चीज़ अभी देखेंगे। क्रॉस ऑफर मतलब हम भी तुमको सेम ऑफर किए, तुम भी हमको सेफ ऑफर किए, हम तुमको बीकॉम पढ़ाएंगे, तुम भी बोल रहे तुम हमको बीकॉम पढ़ाएगा, ये क्या है, क्रॉस, सेम, आइडेंटिकल। क्रॉस ऑफर एग्जाम में आया, सेम ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर, दोनों वर्ड लिख कर आना है। काउंटर ऑफर क्या होता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या होता है काउंटर ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, काउंटर ऑफर मतलब कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या होता है भैया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब कि हम हाँ तो बोलेंगे लेकिन एक टर्म्स डाल दिए, एक कंडीशन डाल दी, क्या तुम मेरे से पढ़ोगे, हाँ हम पढ़ेंगे लेकिन भैया इतना में नहीं इतना में पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तुम हाँ तो बोल रहे हैं लेकिन एक कंडीशन डाल के उसको क्वालिफाई करके। तो मॉडिफिकेशन, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कि वेरिएशन चाह रहा है टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, ये काउंटर ऑफर है। ठीक है, यानी कि आलू 30 रुपये किलो बेच रहा है, तुम उसको बोला कि 22 में दे दो, ये एक्सेप्टेंस है, नहीं ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनता है, नहीं, इसके ऊपर ऑफरर को मानना पड़ेगा। आज तुम सब्जी वाला के पास सब्जी खरीदने गया, वो 30 रुपया बोला, बदले में तुम बार्गेन करने के लिए 20 बोला, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना अभी तक, नहीं। वो 25 में मान गया, तुम भी 25 में मान गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना अब, हाँ दोनों तो मान गए, बस दोनों का मानना जरूरी है। अगर कहीं भी काउंटर ऑफर दिख रहा है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वर्ड दिख रहा है, दोनों को लिंक करना है। तुमको क्वालिफाइड एग्जाम में दिखा तो समझो काउंटर ऑफर के बारे में बोल रहे हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट अ प्रॉमिस, याद रखना। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर, अरे भैया इसके बारे में तो कितना बार पढ़ा, बिग बिलियन डे, मिंत्रा का एंड ऑफ सीजन सेल, हफ्ता भर के लिए रहता है ना, स्टैंडिंग ऑफर है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंटिन्यू होगा, ओपन रहेगा कुछ टाइम के लिए। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर के लिए लीगल रिलेशन होना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में चलेगा, चलेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी चलेगा। कैसे चलेगा, आज एक हस्बैंड बाहर रहता है, ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे, हम फिर भी समझा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन देख के समझ जाओ कि ऐसा नहीं गड़बड़ है। अगर कोर्ट ऑर्डर किया कि इसको हर महीना 10,000 रुपया देना है और हस्बैंड देना बंद कर दिया, क्या ये लीगल है या सोशल है? लीगल है। ये लीगल है क्योंकि कोर्ट बोला है।
ठीक है, तो ये सब टाइम पे लीगल रिलेशन होता है। सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। मेरे गाड़ी में तेल डाल दो, अरे भाई पेट्रोल डीजल कितना रुपया का, क्या आप ना सर्टेन है ना डेफिनेट है, आप तो वेग निकले हैं। आप तो वेग मतलब चलता पुरता बात बोल रहे, पूरा बात तो बोल ही नहीं रहे। तो ऑफर को सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग को ना पता है इसका मतलब, ठीक है, ये कहानी पता है। लेकिन बच्चा लोग क्या करता है एग्जाम में, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड वेग। अबे ये नोट लिखने के कारण ना 0 मिलेगा 5 में से, खाली नोट नहीं लिखेंगे तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है, हड़बड़ी में गलती मत करना। कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर के बारे में ऑफरी को पता ही नहीं चला, क्या वो ऑफर कहलाएगा? याद करो एक कहानी, एक औरत, यस वेरी राइट, गौरी दत्त नाम की औरत थी, उसका भतीजा खो गया, उसका नौकर ढूंढने के लिए गया। नौकर जब ढूंढ के वापस आया तब पता चला कि पीछे जब वो गया हुआ था तो ये 10,000 का इनाम दे दी। बाद में लालन बोल रहा है चाची मेरा पैसा दीजिए हमको। चाची बोल रही है तुमको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो तुम वैलिड ऑफर नहीं था। यहाँ पे लॉ क्या बोला, बिल्कुल ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तभी वो ऑफर माना जाता है। फिर आया इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, आगे वाला का मंजूरी लेना है। दूसरा क्या, ऑफर कंडीशनल हो सकता है? हाँ, हम लोग देखते हैं ना, बाय 1 गेट 1 2 फ्री, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस को ही काउंटर ऑफर बोलते हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, सब कुछ एक है। प्लीज़ इस बात को लिंक करके चलो। एग्जाम में क्या होता है ना, प्रेशर रहता है। एग्जाम में तेरे दिमाग को इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो सोचे, वो वर्ड एक्सेप्टेंस देखेगा और तुम एक्सेप्टेंस वाला आंसर लिखने लगेगा। नहीं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब ऑफर का कहानी है। कौन सा ऑफर? काउंटर ऑफर, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ वेज वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब अच्छा, ऑफर में एक टर्म है, आप अगर 10 दिन में हाँ नहीं बोलेंगे तो हम हाँ मानेंगे, क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं। आप अगर सिटी स्टाइल से निकलते टाइम को शॉपिंग नहीं करके निकले तो हम समझ जाएंगे कि आपका 10,000 का शॉपिंग का बिल बना है, वैलिड ऑफर है? अभी लग रहा है क्योंकि वैलिड। सिमिलर कहानी यही है, अगर आप हाँ नहीं बोलेंगे तो हम आपका हाँ मानेंगे। तुम कैसे हाँ मान लेगा, हम ना हाँ नहीं बोलेंगे तो, ठीक है। तो ऑफर में क्या कंडीशंस डाला जा सकता है? कंडीशंस डाला जा सकता है, बट नॉन कंप्लायंस का कंडीशन डाला जा सकता है? नहीं, ऑफर में ये कंडीशन नहीं डाला जा सकता कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम हाँ मानेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, बस मेरे ये लाइन को ध्यान रखना। आप ऑफर में कोई ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है जिसका नॉन कंप्लायंस, नहीं करेंगे तो हाँ माना जाएगा, ये ऐसा नहीं बोल सकते। फिर ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। हमारे केस में कूले ही कौन सा ऑफर कर रहा था? इम्प्लाइड ऑफर कर रहा था। अच्छा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन, इन्विटेशन, मेयर कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट। ये सब ऑफर है, ये सब ऑफर नहीं है, ये सब अलग है, ऑफर अलग है, ठीक है। ओके, कैसे भैया? अरे हम अपना इरादा बता रहे हैं, ये वाला फ़ोन हम बेच देंगे 10,000 रुपये में, क्या ये ऑफर हो गया? ये आपका इंटेंशन है कि मोटा मोटी बेच देंगे यार, ठीक है। दिस इज़ वॉट एन इंटेंशन। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। तुम पूछा भैया आप इतना फ़ोन कितना में लिए? हम बोले कि हम 25,000 में लिए। तो 25,000 रुपये देगा हमको देना पड़ेगा क्या? ये तो आपका आंसर टू वो क्वेश्चन था, अलग है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ध्यान से देखना, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, गेम कर सकते हो तुम्हारे साथ। एक बंदा है, प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस करता है। डिफेंडेंट कौन होता है? जिसपे केस होता है। अब मानो प्लेंटिफ, मानो बंदा है ए ऑफर कर रहा है बी को, क्या तुम मेरे को बम्पर हॉल पेन बेचोगे? कि विल यू सेल बम्पर हॉल पेन, पहला सवाल। दूसरा, टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। बी क्या किया? टेलीग्राम में लोएस्ट प्राइस लिख के भेज दिया। क्या ये पूरा एक्सेप्टेंस है? पहला बात नहीं, ये तो दूसरा का जवाब है। ये हम लोग अभी ऊपर में पढ़े ना, आंसर टू अ क्वेश्चन है। अभी एग्जाम में खेला कैसे, वो लिख के भेजा, वी एग्री टू बाई बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड। भैया क्या ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। यहाँ पे बोला कि विल यू सेल अ बम्पर हॉल पेन, यहाँ पे लिख के भेज रहा है वी विल एग्री टू बाई बम्पर हॉल पेन, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अबे गधा लोग, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यहाँ पे बोल रहा है क्या तुम पेन बेचोगे, विल यू सेल द पेन, और हम उसको लिख के भेज रहे कि हाँ हम पेन खरीदेंगे। तुम हमसे पूछ रही है कि भैया क्या आप अपना फ़ोन बेचेंगे, और हम तुमको बोल रहे कि हाँ हम ऐसा फ़ोन खरीदेंगे। दोनों एक बात है। गेम खेला कि नहीं खेला, सेल और बाई का? ये छोटा सा क्वेश्चन है जो गूगली आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दोनों जगह सेल होगा तभी खेल होगा।
मतलब क्या होना चाहिए, आगे वाला पूछता है क्या तुम बेचोगे, तो हम भी बोलेंगे हाँ हम बेचेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिफेंडेंट रिप्लाई ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन, इसके टेलीग्राम द लोएस्ट प्राइस किया, फर्स्ट क्वेश्चन का तो जवाब दिया ही नहीं वो, फर्स्ट क्वेश्चन के बदले तो ये बोल रहा है कि हम तो और खरीदने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, वही कहानी है, तुमसे पूछा कि ये कितना में मिलता है भैया ऐसा फ़ोन, हम बोले 25,000 में, क्या तुम 25,000 देगा तुमको फ़ोन देना पड़ेगा, नहीं। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और ऑफर दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो जब खरीदा जाता है तो क्यों नहीं इसको देता है? क्या चीज़ इनविटेशन देता है। जैसे बता रहे इसमें ना, ये सुन लो पहले। ऑक्शन हो रहा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्शन। अगर ऑक्शन हो रहा है तो क्या होता है, हम लोगों को बोलते हैं आओ और बोली लगाओ, सामान मेरा है, बोली तुम लोग लगाओ, हम हाईएस्ट बिडर को पैसा दें। नॉर्मली क्या होता है, आओ हम दाम बता रहे हैं, सामान लेकर जाओ, 2 स्टेप, आओ हम दाम बता रहे हैं, स्टेप नंबर 1, तुम सामान लेके जाओ, स्टेप नंबर 2। अभी क्या हो रहा है, आओ तुम दाम बताओ, स्टेप नंबर 1, हम राज़ी होंगे, स्टेप नंबर 2, फिर सामान देंगे, स्टेप नंबर 3। ज़्यादा नंबर कहाँ लग रहा है, सेकंड वाला केस में। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, सेकंड वाला केस, आओ बोली लगाओ, हम हाँ बोलेंगे तब सामान मिलेगा। और नॉर्मली क्या होता है, आओ हम दाम बता रहे हैं, सामान ले जाओ। समझ में आ रहा है ना दोनों का अंतर। यहाँ पे इनविटेशन में तुमको इनवाइट किया जा रहा है बोली लगाने के लिए, ठीक है। अगर कोई बंदा अपना दुकान के बाहर सामान सजा के रखा, क्या जरूरी है वो उसको बेचेगा? अभी सिंपल सा बात है, तुम लोग दुकान खुलता है, तुम लोग मैनिक्विन दिखता है जो पुतला होता है जिसमें कपड़ा, तुम बोलेगा हमको ये पुतला खरीदना, वो बेचेगा नहीं, क्योंकि वो इनवाइट कर रहा है लोगों को। वो क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है आके कपड़ा खरीदिए। हम पुतला के ऊपर लगा हुआ कपड़ा भी नहीं बेच सकते, मेरा मन किया तो, क्योंकि हम आपको इनवाइट किया, अभी तक ऑफर, ये ऑफर नहीं हुआ है डेफिनेट, ठीक है। तब देगा वो कपड़ा। कपड़ा वो कब देगा, जब तुम पूछेगी उससे क्या आपके पास ऐसा कपड़ा है, वो बोलेगा हाँ ऐसा कपड़ा है लीजिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है दूसरा है, तो तुम उसको बोल सकता है कि नहीं आप लगा के रखे, इसको तो उतार के देना पड़ेगा, नहीं बोल सकता। इसीलिए इसको इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, या फिर विंडो शॉपिंग करने गए तो क्या वहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में लंबा होता है, आओ देखते हैं, ठीक है। आगे 1 सेकंड में देखते हैं, पहले 2 बात सीख लो। ऑक्शन बोली लगाना, इनविटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस, एक कंपनी मार्केट में शेयर छोड़ने से पहले पतला पतला डॉक्यूमेंट छोड़ता है। अगर तुम वो पतला डॉक्यूमेंट उठा लिया तो जरूरी है तुम शेयर खरीदेगा नहीं, तुम्हारा मन किया तो तुम शेयर खरीदेगा। यहाँ पे स्टेप लंबा हो गया ना, क्या है ये, इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस क्या है, वो डॉक्यूमेंट जो शेयर इशू होने से पहले मार्केट में आता है, प्रोस्पेक्टस इज इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर है, याद रहेगा। अब आते हैं आगे, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अब ये बात हो चुका है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, सीधे आते एग्जाम क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये वाला, ध्यान से देखो। ऑफर डेफिनेट होता है, केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू एन इंटेंशन होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट, 3 पॉइंट तो यहीं पे। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है नहीं, अलग अलग 3 पॉइंट लिखना मस्त। एग्जाम में कोई भी सिलेबस सब्जेक्ट हो, चाहे तुम आज सुनो या फिर फ्यूचर में इंटर फाइनल में दो, तुम जितना पॉइंट में अगर आंसर लिख के अपना आंसर को दिखा देगा ना, उतना मार्क्स मिलेगा। पैराग्राफ में आंसर लिखेगा, टीचर को मेहनत होगा ढूंढने में, टीचर का टाइम बर्बाद होगा, टीचर इरिटेट होगा। पॉइंट में तुम अंडरलाइन भी कर दिया ना कीवर्ड की, देख भाई तुमको चाहिए था ना, ले, मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। पहला डिफरेंस, ऑफर हमेशा डेफिनेट और केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम तुमको ऑफर किए, मेरा पेन खरीदो, तुम हाँ बोली, पैसा ली, खेल खत्म। बट इनविटेशन टू ऑफर में एक नया स्टेप आता है, ऑफर पहले सर्कुलेट होगा, फिर तुम दाम बताएगा, फिर हम पेन खरीदेंगे। तो ये एक लंबा स्टेप होता है। सर्कुलेशन टू ऑफर होता है, उसमें अटेम्प्ट किया जाता है इंड्यूस करने का ऑफर को, ऑफर मंगाया जाता है, ठीक है। आज अगर हम जगह जगह पोस्टर चिपका देंगे कि मेरा ट्यूशन में आके पढ़ो, कोई बच्चा आएगा, मेरा जरूरी है कि हम उसको लेंगे, नहीं, मेरे ऊपर है। लेकिन कोई बच्चा हमको फीस दे दिया, अब तो हमको उसको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम फीस लेके ऑफर को क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा, इनविटेशन टू ऑफर पहले क्या होता होगा, ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर, पहले हम ऐड चलाते हैं या फिर पहले मेरे पास बच्चा आता है, पहले ऐड चलाते हैं। और एडवर्टीजमेंट इज अ टाइप ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, तो पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है और फिर ऑफर होता है। पहला डिफरेंस क्या सीखे, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जबकि इनविटेशन इज अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। दूसरा क्या सीखे, इनविटेशन टू ऑफर इज प्रीसीडेड
प्रेसिडेंट मतलब एक पहले है ऑफर के, और तीसरा क्या सीख रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, प्रॉमिस बनेगा। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, एन इन्विटेशन टू एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन ऑफर। जब इन्विटेशन टू ऑफर को हम एक्सेप्ट करेंगे तब वो ऑफर बन रहा है, फिर वो प्रॉमिस बनेगा। 3 स्टेप है, याद रखो, ऐसे याद रखो, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों में सबसे बड़ा अंतर है, यहाँ पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, यहाँ पे इन्विटेशन प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस फिर प्रॉमिस। यहाँ कितना स्टेप लगा, 1 2 3, यहाँ 1 2, यहाँ पे ऑफर से पहले एक नया चीज़ आ गया, यहाँ से ऑफर से पहले कुछ नया चीज़ नहीं था। इसी चीज़ को ना वहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में कुछ और पॉइंट्स। पहला, ऑफर क्या होता है, फाइनल विलिंगनेस कि हम माल बेचना चाहते हैं, जबकि इन्विटेशन टू क्या होता है कि इंटेंशन है कि आओ देखते हैं, मोल भाव करेंगे, मन करेगा तो बेचेंगे। ये सिस्टम होता है इन्विटेशन में। तो टोटल 4 पॉइंट हो गया ना, 4, 3 ऊपर 1 नीचे, इस तरीके से याद करना है। इन्विटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल 1 2 3 4। इंस्टीट्यूट ये सवाल पूछता है, तुमको एक कहानी बता रही है कि एग्जैक्टली एग्जाम का सवाल है, एक कहानी दे दिया, ठीक है, उसमें इन्विटेशन टू ऑफर थे, विंडो शॉपिंग वाला एग्जाम्पल। 2 मार्क्स का सवाल होना चाहिए था, इतना में क्या 3 को डिफरेंस बताना है, 2 से 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का सवाल था। लास्ट में क्या लिख दिया क्लाइंट पता है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। इसका मतलब कि वो ये 4 बात लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो ये 4 बात बाय हार्ट याद रखना है। क्या क्या इन्विटेशन टू ऑफर होता है। पहला, इन्विटेशन बाय कंपनी, प्रोस्पेक्टस बोल रहा है ये सिंपल वर्ड में। अगर एग्जाम में प्रोस्पेक्टस लिखेंगे मार्क्स मिलेगा भैया, एकदम मिलेगा। पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप विंडोज, तीसरा एडवर्टाइजिंग या फिर ऑक्शन सेल्स, चौथा कोटेशन। कैसे याद रखें भैया, एग्जाम में क्या होगा भूल गए तो कोई भी स्टोरी बना लो। तुम किसी शॉप में बैठ के प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था, प्रोस्पेक्टस के बीच में ऐड का पैम्पलेट मिला और उसमें सामान का कोटेशन था। चारों पॉइंट तो याद हो गए। क्या है, आंख बंद के देखो, याद करने का अलग अलग तरीका होता है। इसको बोलते हैं पिक्टोरल मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। अगर तुम दिमाग में आंख बंद करके एक पिक्चर बनाया, एक पिक्चर में एक स्टोरी बनाया और उसमें अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ दिया, आज क्या 10 साल बाद भी तुमको ना वो 60% याद रहेगा। तो हम लोग आँख बंद करके अगर बनाते, 4 पॉइंट देखते याद कर रहे हैं कि नहीं। आँख बंद करके इमेजिन करो शॉप में बैठे हैं, शॉप में हाथ में एक डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ रहे हैं, उसके बाहर में क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर में मेरे को क्या मिला, पैम्पलेट, और उस पैम्पलेट में क्या था, कोटेशन। 4 पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ, याद रख लेना, टाइम उस पर वेस्ट करके फ़ायदा नहीं। सीधे आता है एक्सेप्टेंस में। 2 का भी एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्या 2 का भी एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन है, नहीं, 2 का भी डेफिनेशन है प्रॉमिस का। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यही बोलता है 2 का भी। ठीक है, तो भैया ये सब इतना लंबा कहानी क्या है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, तुम ऑफर किसको करता है, ऑफर ही को, अदर पर्सन ऑफर ही हुआ, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, वो अपना मंजूरी दे दे, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और यही एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। सिंपल इंग्लिश है, अगर पहले हिंदी में दिमाग में खुद को 2-4 बार समझाना, फिर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना, गारंटी याद हो जाएगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में रिश्ता क्या होता है, अब इसके ऊपर कैसा सवाल आएगा और कहाँ यूज़ करना है तुमको बता रहे हैं। अगर ऑफर किए तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं एकदम। पहले क्या बोलेंगे ध्यान से समझना। ऑफर, ये समझो हम ऑफर किए, हम कब तक पीछे हट सकते हैं, जब तक वो एक्सेप्ट ना करें। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा ऑफर किया है और वो ऑफर को रिवोक करना चाह रहा है। रिवोक करना चाह रहा है मतलब वापस लेना चाह रहा है, क्या वो ले सकता है। तुमको क्या देखना है, क्या ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। और इतना सा नहीं आएगा, आगे एक सेक्शन 4 है जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चा बैठ के रोते रहता है, डेट्स का खेल आता है वहाँ पे, वैसा क्वेश्चन आएगा। सिंपल वर्ड में ये लाइन कब लिखना है, जब कोई वैसा क्वेश्चन आए जहाँ पे ऑफर रिवोक कर रहा है या फिर एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वहाँ पे पहले ये लाइन लिखेंगे सुंदर सा, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। गधा जैसे विलियम एंसन का नाम याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि विलियम एंसन कौन है, उसको फ़र्क पड़ रहा है ये बात से। ठीक है, एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज़ व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अरे क्या होता है समझो ना, तुम लोग तो अच्छा से जानता है। लड़ी है, लड़ी हम लोग दिवाली में जलाते हैं, उस लड़ी में हम ऐसे करके एक आग लगा दें अगर, तो क्या इस लड़ी को बुझाया जा सकता है, कोई भैया पानी डाल देंगे बीच में तोड़ देंगे, वैसे नहीं। अगर नॉर्मली कोई बारूद का लड़ी पे आग लगाते हैं तो फिर वो पूरा जल जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बुझाते नहीं है, बुझाना उसका नॉर्मल तरीका नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया जिस तरीके से एक बारूद के लड़ी में आग लगाते हैं तो उससे पीछे नहीं हटा जा सकता है, उसी तरीके से जब एक बार हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो पीछे नहीं हटा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या लिखना है एग्जाम में, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन। एक बार आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, वादा हो जाएगा, आप पीछे नहीं हट सकते। ऑफर कब तक कहलाता है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा उसको क्या बोलने लगेंगे, तुम लोग को सब पता है, वहाँ पे लिख कर आना है साफ इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आंसर दिया है बेस्ट। ओके, लीगल रूल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा लोग में इंस्टीट्यूट में बहुत दिक्कत होता है, बताते क्यों। भैया आप बोले कि तुमसे एक पॉइंट पूछेगा, उसके ऊपर सवाल पूछेगा, क्या हमसे ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। स्कैनर में है। इंस्टीट्यूट बहुत पहले पूछता था, अभी पिछला कुछ साल से जो आ रहा है पेपर उसमें नहीं पूछ रहे, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला बात है कि बच्चा लोग बैठ के इसको थोड़ी याद करेगा, और याद कर भी लेगा तो ऐसे कितना कुछ याद करेगा। तो भैया अब हम लोग क्या करें, तुम लोग ध्यान में रखो मिनिमम 4 बार, और हम तुम लोग को ध्यान में रखवा दे रहे हैं अभी। एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब होता है, पहले मेरा कहा हिंदी को बात में समझते जाओ। पहला बात, हम जिसको ऑफर किए वो हाँ बोला तो वैलिड एक्सेप्टेंस। दूसरा बात, वो हाँ बोल रहा है, कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस। तीसरा बात, वो अपना हाँ हमको बोला तो वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या क्या बोले, पहला बात हम जिसको ऑफर किए वही हाँ बोल रहा है। दूसरा बात, वो हाँ बोल रहा है, कोई कंडीशन नहीं रख रहा है। तीसरा बात, वो अपना हाँ मेरे को बता दे रहा है। चौथा बात, वो हाँ जिस तरीके से हम बोले थे वैसे बता। हिंदी में ये बात को 3-4 बार दोहरा लेना। एग्ज़ाम, अभी देखो ऐसा है कि आज अगर तुम ये बात को याद रख रही है, एग्ज़ाम तक नहीं रिमाइंड करेगी तो भूल जाएगी। एग्ज़ाम का 1.5 दिन में याद रखना है, एग्ज़ाम में उल्टी करना है, फिर भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम का 1.5 दिन जो याद किए, अगर एग्ज़ाम उससे निकल के तुम कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन भी नहीं बता पा रहा और पेपर में लिख कर आ गया, तुमको तो मार्क्स मिल गया ना भाई, तुम तो इंटर में जा रहा है ना। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं अब एग्ज़ाम के लिए, इससे पहले तुम लोग हम तैयार कर रहे थे दुनिया के लिए, दुनिया के लिए तुम लोग तैयार हो चुका है, अब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा जो कि ज़्यादा टफ है, ठीक है। आते हैं हम लोग एक एक करके। एक्सेप्टेंस खाली वही दे सकता है जिसको हम ऑफर किए। हम तुम लोग को ऑफर किया कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तेरा पड़ोसी आगे मेरे को बोल रहा है कि हाँ वो पढ़ेगा, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको कर सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है, कि एक बंदा है ए और वो बी से ना उसका बिजनेस खरीद लिया। अब क्या है कि बी का जो बिजनेस खरीदा उसका बैलेंस शीट बनता होगा, उसका बैलेंस शीट में एक बंदा था सी नाम का जो कि उसका क्रेडिटर था, ठीक है। सी किसका बिजनेस में था? बी का बिजनेस का क्रेडिटर था। मतलब सी क्या था ना, वो उससे सामान का लेन देन करता था, रॉ मटेरियल का। अभी क्या हुआ, सी एक ऑर्डर दे के रखा था बी को, किसको? जिसका पुराना पहले बिजनेस था उसको। तो अभी ये मानो ये हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं किसका ऑर्डर पेंडिंग है। हम लोग देखे अरे सी को माल भेजना है, सी ऑर्डर किसको दिया था? बी को। बी को। माल कौन भेज रहा है? बी। ए खरीद लिया बी का बिजनेस, माल तो अब ए भेजेगा, पुराना ओनर की जगह नया ओनर भेज रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, सी बोल रहा है पैसा नहीं देंगे, हम किसको माल भेजने बोले, तुमको कि बी को? बी को बोले। और यहाँ पे कोर्ट को क्या बोलना चाहिए था? सी गलत है कि ये गलत है? सी गलत है। सी गलत है। कोर्ट क्या बोल रहा है सुनो, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स। मतलब बोल्टन कौन था हम लोग का? बोल्टन था हम लोग का ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो भैया सी ए तुम सही है, सी गलती किया माल भेज के। लग के सुन के लग रहा है ना, आने वाला टाइम में तुम लोग इंटर और फाइनल में कोर्ट का बहुत सारा वर्डिक्ट सुनेगा जो कि सुन के लगेगा कि इलॉजिकल है, लेकिन वो वर्डिक्ट और वो ध्यान रखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बिजनेस खरीदा है, क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन बोलेंगे, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ। कौन सही है कौन गलत है ये नहीं बोलना है, बोलना है नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स। क्योंकि जो टीचर चेक कर रहा है वो हो सकता है इतना डिटेल में ध्यान नहीं होगा उसको, वो भी यही लाइन ढूंढेगा, ठीक है। ओके, एक्सेप्टेंस क्या? कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है? उसमें शर्त रहता है। अरे गधा लो, काउंटर ऑफर होता है। कितना बार अभी तक बोल चुके हैं हम, क्या होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस? काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तीनों एक ही चीज़ है, एक नाम तीन काम नहीं, तीन नाम एक काम, ठीक है। ओके,
कंडीशनल एक्सेप्टेंस पता है ना, हम आलू बेच रहे हैं 30 रुपये में, तुम बोल रहे हैं 25 रुपये में, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस माना जाता है? नहीं, वो तो अभी तक ऑफर ही चल रहा है। एक्सेप्टेंस मेरे को पता चल जाना चाहिए। तुमको हम एक कॉन्ट्रैक्ट भेजें कि क्या तुम गया पुल बना दोगे, और तुम उसमें लिखे हाँ, और लिख के अपने ड्रॉअर में डाल दिए, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? एन एक्सेप्टेंस विच डज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस बैठ कर रटने मत लग जाना। एक्सेप्टेंस हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है तो व्हाट्सएप पे मेरे को येस लिख के भेजो, तुम लोग टेक्स्ट मैसेज में येस लिख के भेजा, क्या ये वैलिड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है? नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, इट इज़ अप टू द ऑफरर टू एक्सेप्ट और नॉट, बिकॉज द एक्सेप्टेंस वॉट नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। याद रहेगा ये बात? अच्छा, जितना टाइम में एक्सेप्टेंस भेजना था उतना में तुम लोग नहीं भेजा, बिग बिलियन डेज खत्म हो गया, फिर तुम अमेजोन को फोन करके बोल रहे एक दिन के लिए और सेल बढ़ाओ ना, हम करना चाहते हो, होगा क्या ऐसा? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन इन ओनली दैट टाइम फॉर विच द पीरियड वॉज ओपन। मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। यही पॉइंट जो है ना टाइम वाला, ये तुम लोग को लग रहा है कुछ नहीं है, ये तो इसके ऊपर अभी हम आने वाला पॉइंट पे आने वाला 5 मिनट के अंदर एक पॉइंट बताएंगे जिसको तुम लोग का दिमाग घूमेगा। मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस होता है? नो, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल बोल रहे, ध्यान से सुनना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एफ नाम का अंकल है, अंकल अपना भतीजा को बोला मेरे को घोड़ा बेचोगे? भतीजा कुछ नहीं बोले, चुपचाप। जब अंकल चल गए, ठीक है, या फिर अंकल के सामने ही मानो, वो अपना आदमी को बोला, नौकर को, घोड़ा साइड करके रख। घोड़ा साइड करके रख दिया, गलती से वो घोड़ा भाग गया। क्या अंकल भतीजा पे केस कर सकते हैं? सोशल नहीं है रिलेशन, लीगल है। ना केस क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उससे घोड़ा चोरी हो गया उसके वजह वो भाई कंडक्ट अपना एक्सेप्टेंस दिया घोड़ा को अलग करके, हाँ तो एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, और घोड़ा चोरी हो गया। किसका गलती से चोरी हुआ? उसका नौकर नौकर का गलती से। एजेंट है नौकर, तो वही कौन लायबल होगा? वो बंदा जिसका घोड़ा था, है ना? तो अंकल केस कर सकते हैं। एफ कुड नॉट सक्सीड, लेकिन अब समझो कि वो घोड़ा जब अलग करवाया तब वहाँ पे अंकल नहीं थे, अंकल अपना घर पे बैठ के चाय पी रहे थे, अंकल को पता ही नहीं था। अंकल आए और फिर ना वो नौकर बताया, मालूम है अंकल जी आपके लिए घोड़ा साइड भी करवा दिए थे भैया, लेकिन घोड़ा भाग गया। अंकल जी को मिला मौका, अंकल जी को पहले नहीं पता था कि घोड़ा साइड है, भाग गया, उसके बाद पता चला। क्या अब अंकल जी केस कर सकते हैं? अब अंकल जी केस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसको तो पता ही नहीं था। उसके सामने अलग करता तो ये एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट था, उसको पता ही नहीं है एक्सेप्टेंस हुआ है, तो क्या वो ऑफर? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वही वाला कहानी हो गया। वहाँ पे ऑफर था, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, तो एक्सेप्टेंस। ये खेल दोनों एग्जाम्पल क्यों बताएं? इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में तो क्या किया, एकदम यही चीज़ फेंका, यही चीज़ बोला कि हाँ बेटा तुमको ऐसे करके बॉल फेंक रहे हो, तुम छक्का मारो। तुमको हम बता रहे कहानी, अंकल जी वहाँ पे खड़े हैं, उनको पता चल गया है, तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग। तो अंकल जी को पता चल रहा है एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अंकल जी को नहीं पता चल रहा है एक्सेप्टेंस, अब बेटा आप बताओ। अंकल जी को जब एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं पता तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। याद रहेगा? अगर वो बाय चांस पीछे सुन के बोले हाँ हमको तो पता ही था, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस कंडक्ट और इम्प्लाइड भी हो सकता है। घोड़ा को अलग करना, मुंह से बोला था हाँ या ना, कंडक्ट था। इस कंडक्ट के बारे में भी उसको पता होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना हम लोग का जिम्मेदारी है। फिर आते हैं, अब वो सेक्शन आ रहा है जहाँ पे बच्चा लोग का सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में बोला जाता है कि ऑफर, पहले हम लोग समझो बात को, ठीक है, कि सेक्शन 4 है एकदम सिंपल। ऐसा सोचो हम लोग आज तक सुने ही नहीं है इसके बारे में। सेक्शन 4 नज़रिया का बात करता है। पहला बोलता है कि एक ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है। दूसरा बोलता है एक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है। ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, तो यहाँ पे क्या बोलता है लॉ? देखो, लॉ बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक ही बात बोलता है, इट इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। मतलब जब ऑफर के बारे में ऑफरी को पता चल जाए मेरा ऑफर कंप्लीट, हम बड़ा सा होर्डिंग टांगे कि मेरे से आके ट्यूशन पढ़ो, जब स्टूडेंट लोग को मेरे इसके बारे में पता चल जाए मेरा ऑफर कंप्लीट। सिटी स्टाइल के बाहर बड़ा सा बैनर लगा, बिग बाजार के बाहर बड़ा सा बैनर लगा, बाई 2 get 1 फ्री, कस्टमर्स को पता चला ऑफर कंप्लीट। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड, हु इज़ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड? ऑफरी। अब यहाँ पे बदमाशी किया लॉ,
लॉ बोलता है सीधे ऑफरी को पता चले, लेकिन नहीं, लॉ ऐसा नहीं करेगा। लॉ हम लोग को दिक्कत देगा, तो हम लोग ऑफरी लिखेंगे एग्जाम में, नहीं। व्हेन द पर्सन टू हुम द कम्युनिकेशन इज मेड इज कंप्लीट, मतलब क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ऑफर क्लियर है? ओके, ये definition में हमने source communication नेक्स्ट, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड बाय पोस्ट। ओ भाई, इसके ऊपर सवाल पूछता है इंस्टीट्यूट कि हम खत लिख के भेजें, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, सवाल आता है खत के ऊपर। इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर कंटेनिंग द प्रपोजल रीचेज द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। ठीक है, अभी आता है इसके ऊपर सवाल, सीधे वो सवाल हम एकदम तुम लोग को करवा दे रहे हैं और कुछ तुम लोग को दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, बस जैसे जैसे बोल रहे हैं मेरे साथ चलते जाना। पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक बंदा 4 अप्रैल 2020 को ऑफर करता है, क्या करता है, और एक बंदा के पास वो ऑफ़र पहुंचा कब मालूम है, 10 अप्रैल 2020 को ऑफरी के पास पहुंचा, और ऑफरी वो खत खोल के देख रहा है 15 अप्रैल 2020 को। एक्सेप्टेंस 15 को आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोलता है, अ प्रपोजल इज मेड बाय पोस्ट, कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर कंटेनिंग द प्रपोजल रीचेज द पर्सन टू हुम इट इज मेड। बात तो यही बोला, जब वो रीच करेगा, रीच तो भैया 10 तारीख को किया। इसके बाद बोलता है मेयर रिसीविंग इज नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज। मतलब कि वो बोलना चाह रहा है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, अदर पर्सन। उसका नॉलेज में कब आया, 15 को ना, 15 को खोल के पढ़ाना, तो कब ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, 15 को। कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत गलती है, एक्सेप्टेंस कब हो रहा है ये पूछा ही नहीं अभी तक। ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ऑफरी को पता चला। ऑफरी को पता कब चला, 15। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये वही चीज़ है जो हम बोले। अब आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। अब ये 2 तरीके से होता है, यहाँ पे ये दिक्कत आता है। एक होता है बाय एक्ट, कि आप लिख कर या बोल कर एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं, और एक होता है बाय कंडक्ट। ठीक है, रिटर्न में क्या क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ, खत लिख दिया, टेलीग्राम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, कुछ भी कर दिया, एक्सेप्टेंस। ओरल क्या होता है, टेलीफोनिक, मुंह पे कॉल पे बोलकर कैसे भी करके। ठीक है, एक तो होता है एक्सेप्टेंस ऐसे, और दूसरा होता है बाय ओमिशन टू डू समथिंग। ए बी को भेजा 5,000 रुपया, अगर कब, अगर तुम विटनेस बनकर कोर्ट में नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, लीगल इलीगल ये दिमाग मत दौड़ाओ, खाली इतना सुनो। हम तुमको पैसा दिए, बोले भाई कोर्ट मत आना। ठीक है, हम कब मानेंगे मेरा ऑफर कंप्लीट हुआ, जब वो कोर्ट नहीं आया। जब वो कोर्ट नहीं आएगा। बाई ओमिशन टू डू समथिंग, मेरे सामने वो हाँ नहीं बोला तो हम टेंशन में थे, हम उसको आज ऑफर किया, मानो 10 तारीख को ऑफर किया, और वो 15 तारीख को कोर्ट नहीं आया, किस दिन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। 15 को। हम आज बोले कि कोर्ट मत आना, और आज वो हाँ बोल दिया, और वो 15 को नहीं माना, किस दिन माना जाएगा एक्सेप्टेंस, आज। समझ रहे ना, कॉमन सेंस वाला बात है, यहाँ पे बुद्धि दौड़ाने वाला उतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया भैया। बाई एक्ट या बाई ओमिशन अगर है, तो जब वो काम हो जाए तब हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस दे रहा है वो बंदा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट मतलब कि इम्प्लाइड कंडक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। घोड़ा को साइड करके रख दो, क्या था, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तुम लोग क्लास में आके बैठ गया पढ़ने के लिए, क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तुम लोग मेट्रो या फिर ट्रेन में कभी जाता होगा, तो पहले के टाइम पे तो बहुत कॉमन था कि ऐसे एक मशीन लगा रहता था, उसमें 2 रुपया 1 रुपये का सिक्का डालो, खड़ा हो वेट बताएगा, और साथ में कोई चिट देगा जिसमें तुम्हारी किस्मत लिखा होगा आज का। वो क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ओके नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है भैया। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़े, एक्सेप्टेंस थोड़ी पढ़े। हम तुमको अभी क्या बता रहे थे कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है, लेकिन तुम समझो कि अगर एक्सेप्टेंस का बात करें, ठीक है, 1 सेकंड, इसको हम अगर हम लोग एक्सेप्टेंस का बात करें, तो अब एक्सेप्टेंस में ना 2 नज़रिया का बात होता है। पहले बात की सेक्शन 4 में ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है।
अब एक्सेप्टेंस हम लोग देखते हैं किसके नज़रिया से पूछा जा रहा है, ऑफरर के नज़रिया से या ऑफरी के नज़रिया से। इसको एक्सेप्टर भी बोलता है। किसका नज़रिया से देखने बोल रहा है भैया, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। एज अगेंस्ट द प्रपोजर या ऑफरर, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। भैया कुछ समझ में नहीं आया, रुको हम समझाते हैं। हम ऊपर ऑफर किए थे ना, उसको 15 तारीख को मिला, मानो वो 20 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस भेजा, ठीक है। 20 तारीख को वो गया, खत लिखा और क्या किया, खत को लेटर बॉक्स में डाल दिया। क्या अब ये लेटर बॉक्स का चाबी इसके पास है कि निकाल के ले ले खत वापस? अब क्या एक्सेप्टर कुछ भी करके इसको वापस ले सकता है? नहीं। तो ध्यान से समझते जाना, यहाँ पे बच्चा लोग गलती करता है और एग्ज़ाम में उसको डर लगता है कि भैया एक्सेप्टर के हाथ से उसको वापस लेने का, अपना एक्सेप्टेंस को वापस लेने का मौका निकल गया, तो ऑफरर के नज़रिए से देखे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है भैया, एक्सेप्टर के नज़र से, एक्सेप्टर के हाथ से एक्सेप्टेंस छीनने का पावर चला गया तो ऑफरर के लिए कंप्लीट माना जाएगा। कैसे भैया? मानो ऑफरर फ़ोन किया 20 तारीख को शाम में, एक्सेप्टर भाई हम मेरा ऑफ़र कैंसिल मानना चाहते हैं। ऑफ़र कब तक कैंसिल कर सकता है? जब तक वो एक्सेप्ट ना हो। वो बोला भैया हम ऑफ़र कैंसिल करना चाहते हैं, और यहाँ पे ऑफरर क्या बोल रहा है? कैंसिल करना चाहते हैं। एक्सेप्टर क्या बोल रहा है? सर हम तो लेटर बॉक्स में डाल के आ गया एक्सेप्टेंस। क्या अब ऑफ़र कंप्लीट कैंसिल कर पाएगा? नहीं। अब समझ में आया इसका नज़रिया से वहाँ देखने क्यों बोल रहा है? अगर हम लोग, अब समझ में आ रहा है, ऑफरर का नज़रिया से अगर देखना है, ऑफरर का अगर नज़रिया से देखना है, अरे ठीक है, तो हम लोग किसको देखेंगे? एक्सेप्टर को देखेंगे कि कैसे एक्सेप्टर उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाले और आउट ऑफ द पावर ऑफ द क्या हो जाए, आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर हो जाए कि उसके पास तो चाबी भी नहीं हो, वापस कैसे लेगा। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बताइए, मतलब कि अब किसका नज़रिया से देखने बोल रहे हैं? इसके एक्सेप्टर के नज़रिए से। एक्सेप्टर के नज़रिए से कब कंप्लीट होगा? देखो, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। सिंपल वर्ड में एक्सेप्टर कब तक ऑफरर को बोल सकता है? एक्सेप्टर उसको लाल डब्बा में डाल के आया और फिर बोला कि नहीं यार हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो कब तक मना कर सकता हो? जब तक ऑफरर वो लेटर को पढ़ ना ले। मानो ऑफरर के घर में लेटर आके गिर गया 10 तारीख को, 10 मार्च को, ठीक है। एक्सेप्टर उसको खोल के पढ़ने वाला है अगला दिन, और हम 10 ही मार्च को फ़ोन करके बोल दिए कि सर वो लेटर आपके पास पहुंचा। एक्सेप्टर बोल रहा है हाँ पहुंच तो गया, अभी तक पढ़े नहीं। हम क्या कैंसिल कर सकते हैं अभी? हाँ, क्योंकि इसके नॉलेज में नहीं। और अगर हम फ़ोन करें और एक्सेप्टर बोलेगा बधाई हो हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वो पढ़ चुका है, ऑफरर पढ़ चुका है, और ऑफरर पढ़ चुका है तो क्या एक्सेप्टर विड्रॉ कर पाएगा? तो यहाँ पे ये सब क्यों पढ़ा रहा है कि ऑफरर कब तक विड्रॉ कर सकता है? जब तक एक्सेप्टर उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ना डाल दिया। और एक्सेप्टर कब तक अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है? जब तक ऑफरर को उसका नॉलेज ना मिल जाए। क्या अब ये बात याद रहेगा? जब पूछेगा प्रपोजर के बारे में, एग्जाम में दिमाग में क्लिक करेगा कि भैया बोले थे ऐसे एकदम ड्राइंग बनाए थे और बोले थे कि अगर इस तरफ से देखना है ऑफरर के बारे में तो एक्सेप्टर को देखो, और एक्सेप्टर को देखना है तो ऑफरर को देखो। ये डायग्राम दिमाग में बनेगा, एग्जाम में याद आ जाएगा। बैठ के रटते रह जाएगा तुम लोग, एग्जाम में फिर कंफ्यूज होगा कि उसमें कौन सा पॉइंट था। ठीक है, ये लेटर या पोस्ट के द्वारा भेजा गया कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, है ना? कब? जब वो डब्बा में डाल दिया था। और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीटेड माना जाएगा? जब वो लेटर खोल के पढ़ लेगा। आते हैं एग्जाम में एक सवाल आया, यही वाला जो पूरा कहानी हम सिखाए ना, ये वही वाला सवाल है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। देखो जो ये सब चीज़ें है एग्जाम में, ये सब जो हम तुम लोगों को पीडीएफ दे देंगे, ये सब याद करना है, मतलब 2-4 बार रिपीट करना है, इंग्लिश में बोलते रहना है। ये सबको हिंदी में पढ़ के रीड करके निकालना है बस। और जो अंडरलाइन नहीं दिख रहा है मत पढ़ना, नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन या टेलेक्स कब माना जाएगा? भैया ये सवाल सबसे बेकार है। जब आप हाँ बोल दिए, वो सुन लिया, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन आप हाँ बोले, लाइन में डिस्टर्बेंस था, क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोल देंगे डिस्टर्बेंस इन लाइन से कॉल ड्रॉप्स होगा तो इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंटिल अ फ्रेश एक्सेप्टेंस इज बी गिवन। फिर आया स्पेशल कंडीशन। ये बताओ स्पेशल कंडीशन क्या होता है? भैया स्पेशल कंडीशन की मतलब फॉर एग्जाम्पल
हम लोग ड्राई क्लीनिंग में कपड़ा देते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग वाला एक टिकट देता है, उसमें पीछे लिखा रहता है कि कपड़ा को कोई भी नुकसान होगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं। हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, वो चेन दिखता है जिसको देख के मन करता है कि टान दें, लेकिन उस नहीं टानते। क्यों? बगल में क्या लिखा रहता है, 500 रुपये जुर्माना और जेल अलग हुआ, तो वो स्पेशल कंडीशन है। क्या स्पेशल कंडीशन बताना ज़रूरी है? ऑब्वियसली। अगर हम अभी हम बताते हैं कहानी, हम यहाँ पे एक मॉल गए थे, सामने में जो है वहाँ पे था कि एक कपड़ा लीजिए साथ में 2 कपड़ा फ्री है। हम एक कपड़ा लिए, साथ में 2 कपड़ा फ्री था। एक कपड़ा उसमें से मेरे को साइज़ में नहीं आया। हम इन लोगों को ले जाके बोले कि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये बोला वापस नहीं लेंगे। हम बोले स्पेशल कंडीशन कहाँ है? तो ये हमको दिखा दिया, बिल के ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ था। तो स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट किया ना, छोटा बड़ा नहीं, कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, तो अब वो लोग जिम्मेदार नहीं होगा। कहानी याद रहेगा ना? ओके। तो स्पेशल कंडीशन को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, टेसिटली ही क्यों ना करें। टेसिट का क्या मतलब पढ़े थे हम लोग ऊपर? साइलेंट। ठीक है, एटीएम चुपचाप रहता है ना, साइलेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशन आर ऑल्सो कन्वेंट टेसेंटली। क्या एग्जाम्पल इसमें दिमाग में आ रहा है? ट्रेन का टिकट, रेलवे का टिकट, ये सब जो ऑफर देता है मॉल वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन अपना छोटा सा लिख देता है, ये सब क्या है? स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, ओके। लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी, ये स्पेशल कंडीशन का एक एग्जाम्पल है। तुम लोग एग्जाम में इसका शो ऑफ करके आ सकते हैं। क्या कहानी था? लिली वाइट के नाम से क्या समझ में आ रही है? लोग कौन है? लॉन्ड्री वाला है लिली वाइट। मनु स्वामी नाम का बंदा था, कपड़ा देकर आया, वाइट करो, ब्लू कर दिया, बोल रहा पैसा दो। क्या बोला? कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है, हम तो बोल दिए थे। वही वो लोग, मतलब ब्लू कर दिया इन सेंस गंदा हो गया, उसका कपड़ा का क्वालिटी खराब था। तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा गलती नहीं है। अगर या फिर ऐसा भी लिख सकता है कि हम 50% तक पैसा देंगे एमआरपी का, जो भी कंडीशन है। अगर मनु स्वामी बोल रहे हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा? नहीं। ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कैरियर है, ये गुड्स को एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, हम माल चढ़ाएं और बिना किसी कंडीशन का माल चढ़ा के भेज दिए। जब वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तब हमको वो बंदा बोल रहा है कि सर हम 50% तक का लॉस देंगे, बाकी आपको बियर करना है। हम बोले इसके बारे में तुम पहले बताया। स्पेशल कंडीशन के बारे में यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर द एक्सेप्टेंस इज गिवन। क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में लाइन? स्पेशल कंडीशन के बारे में यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर द एक्सेप्टेंस इज गिवन। एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर तुम कंडीशन बता दिया तो ठीक, नहीं तो कंडीशन इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर है? फिर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सेम कहानी। प्रपोजर के नज़र से दिखा रहा है और एक्सेप्टर के नज़र से दिखा रहा है। प्रपोजर के नज़र से सेक्शन 4 का ही कहानी है। परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन कब दिया जाएगा? सोचो। वही चीज़ है, वही लाइन है कि नहीं है? When the acceptance is put in the course of transmission, when it is out of the power of the acceptor, वही लाइन है। ठीक है, एक्सेप्टर के लिए कब माना जाएगा? When it comes to the knowledge of the proposer। वर्ड अलग करके गेम खेल रहा है, सेम एज अबव। ठीक है, याद रहेगा। इसको हम क्यों इसको हाईलाइट नहीं किए? चाहते तो कर सकते याद करवाने के लिए। ठीक है, हम इसको इसलिए हाईलाइट नहीं किए क्योंकि ये सेम है, बच्चा लोग का टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम से पहले इसको याद करने के लिए। ठीक है, 3 बात का ध्यान रखना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि हाईलाइट नहीं किया है। ऑफर केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस, कन्वर्ट में एन ऑफर विच इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एक्सेप्टेंस इज़ अ डेफिनेट प्रॉमिस। अगर वो एक्सेप्टेंस बन सकता है तो उसको प्रॉमिस बोल देंगे। एन ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को, पब्लिक एट लार्ज को, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑफर, इफ़ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एक्ट। सिंपल वर्ड में, हम तुमको ऑफर किया और बदले में तुम वादा करेंगे तुम कुछ और काम करेगा, तुम हमको मोबाइल देगा अपना, तो वो भी ऑफर होता है। क्या इसको बैठ के याद करना एग्जाम में, लिखना कुछ नहीं, रीड भी नहीं करेगा तो ध्यान में रहेगा। तुम लोग को इतना सिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं अगला एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एग्जाम ओरिएंटेड है। रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? भैया रिवोकेशन का मतलब क्या होता है भैया? वापस लेना या कैंसिल करना। एकदम एग्जैक्ट वर्ड क्या है? वापस लेना। वापस लेना। कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहा है तुम लोग, कैंसिल कर रहा है तुम लोग, तो क्या होता है वहाँ पे? रिवोकेशन होता है। तो यहाँ पे भी गेम बन जाता है भैया कि अच्छा रिवोकेशन में क्या होता है? 2 बंदा होता है। यहाँ पे अपने पास ऑफरर भी है और ऑफरी भी है कि नहीं है ना? तो भैया रिवोकेशन ये भी कर सकता है, ये भी फ़ोन करके बोल सकता है हम ऑफ़र नहीं करेंगे। एक्सेप्टर भी बोल सकता है ना हम एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पर ऐसे नहीं सोचने बोलेगा फ्रॉम द व्यू ऑफ ऑफरर या एक्सेप्टर, यहाँ पे बोलेगा कि रिवोक कौन कर रहा है। देखो, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, रिवोक कौन कर रहा है, एंड टू हुम इट इज़ मेड, किसको कर रहा है। पहला में क्या बोला?
कौन रिवोक कर रहा है, और दूसरा में क्या बोला, किसको रिवोक कर रहा है। इतना याद रखो, खेल खत्म। ठीक है, ओके। तो रिवोक कौन कर रहा है, मानो ऑफर रिवोक कर रहा है, तो उसके लिए ऑफर कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी वही है। गलती मत करना कि एक्सेप्टेंस रिवोक हो रहा है तो क्या सर एक्सेप्टर का नजरिए से सोचे, नहीं। जो बंदा रिवोक कर रहा है, अगर आज हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हम तुमको बोले तुमको पढ़ाएंगे 2 महीना बाद, और हम आज ही खत डाल दिए, हम कैंसिल कर रहे हैं ना, तो कब माना जाएगा, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि मेरे पावर से, आउट ऑफ द पावर हु मेक्स इट, मेरे औकात के बाहर हो जाएगी, हम उस खत को वापस लें, तो मेरा रिवोकेशन कंप्लीट। ठीक है। दूसरा, टू हुम इट इज़ मेड, जब तुमको पता चल जाए तब कंप्लीट। मानो तुम एक्सेप्टेंस दे दिया, लेकिन तुम रिवोकेशन देना चाहते हो, तुम्हारा एक्सेप्टेंस खत के साथ 7 दिन में आएगा, पहले तुम व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दिया कि सर मेरा एक्सेप्टेंस इनवैलिड नहीं है, हम रिवोक करते हैं, खत बाद में आएगा, वैलिड होगा नहीं। तुम्हारे लिए, तुम लोग रिवोक किया, तुम लोग एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर रिवोक कर रहा है, कब कंप्लीट हुआ था रिवोकेशन, जब हम ब्लू टिक देखे, ब्लू टिक आया, कंप्लीट हो गया। मेरे लिए कब कंप्लीट हुआ, जब हमको पता चल गया। एकदम कॉमन सेंस वाला बात है। जब पता चलेगा तब खत्म होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे गेम क्या करता है इंस्टीट्यूट, ये वाला जो पॉइंट बताया ना कि तुम लोग एक्सेप्टर है, तुम लोग रिवोक कर रहे हैं, अब बच्चा लोग रट कर आया, वहाँ पे प्रेशर होगा, बच्चा लोग क्या करेगा ना, यहाँ पे एक्सेप्टर वाला पॉइंट याद करके लिख देगा ना, तो समझ के देखेंगे। बस देखना रिवोकेशन हो रहा है तो कौन किया, किसको किया, बस कहानी खत्म। इसका दो, कौन किया, वहाँ पे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वाला पॉइंट है, किसको किया, नॉलेज वाला पॉइंट है, इस तरीके से याद रखना, खेल खत्म। ठीक है। अब ये वही वाला है, कैन ऑफर में भी रिवोक मैंने से यस, हम आए थे ना, बोले थे एक टाइम वाला पॉइंट आएगा, जो तुम लोगों को लग रहा बच्चा वाला पॉइंट है, लेकिन आगे गेम खेला। क्या हो रहा है सुनो, 1 हफ्ता के लिए बिग बिलियन डेज था, जिसमें आईफोन 13 मिल रहा था 50,000 में, तुम लोग कोई अगर देखा होगा तो। और बिग बिलियन डेज शुरू होने वाला था, तब वो लोग स्टार्टिंग से बोल रहा था 50,000 में आईफोन, 50,000 में आईफोन, लेकिन जब एक्चुअली में 2 दिन पार हुआ, तीसरे दिन से आईफोन आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। हम लोग उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन भैया वो तो बोला था कि हफ्ता भर के लिए देगा, तो खत्म हो गया तो कहाँ से देगा। सिंपल वर्ड में, अगर ऑफर स्टैंडिंग पीरियड के लिए है और ऑफरर ही टाइम कम कर दे, तो उसमें ऑफरर का कोई गलती नहीं, ऑफरर वो कर सकता है। इंग्लिश में ऑफर में भी रिवोक्ड बाय द कौन, ऑफरर। फ्लिपकार्ट किया था ना ये काम, बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड टू होल्ड इट फॉर अ डेफिनेट पीरियड। बोला था हफ्ता भर के लिए आईफोन देंगे, दिया नहीं दिया, वो कर सकता है ऐसा। मत सोचना एग्जाम में कि भैया ये तो गलत कर रहा है, वो कर सकता है। एग्जाम में खाली इतना बोल देगा, फ्लिपकार्ट अपना बिग बिलियन डेज 10 दिन का बोल के 7 दिन चलाया, क्या ये वैलिड है? हाँ, फील हो रहा होगा कि नहीं भैया तो गलत कर रहा है ना, जितना का वादा किया वो कर सकता है। गलत इसमें कहाँ से, उसके पास रहेगा ही नहीं तो देगा कहाँ से? पता चलेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। ठीक है। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ, ये सब तुम लोग को पता है। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, अब मानो पोस्ट के द्वारा, तुम लोग को पता है, हिंदी में रिपीट कर रहे हैं, देखो हाईलाइट नहीं किए, मतलब तुम लोग को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दे रहे हैं वो बात। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, एक्सेप्टर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक लेटर मेरे पास पहुंचा नहीं। तुम लोग लेटर भेजा, तुम लोग कब तक मेरे को मैसेज भेज सकता था? जब तक हम लेटर पहुंचा नहीं, रीड नहीं किए। और इफ़ द रिवोकेशन टेलीग्राम्स अराइव बिफोर, अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेटर 7 दिन लगाता, टेलीग्राम 4 दिन लगाता। तुम लोग लेटर से एक्सेप्टेंस भेजा, तुरंत मूड बदल दिया, टेलीग्राम से रिवोकेशन भेजा, पहले क्या पहुँचेगा? टेलीग्राम बोला, टेलीग्राम पहुंचा, हम रिवोकेशन वैलिड मानेंगे। अभी एक और गेम आया, टेलीग्राम पहुंचा, हम 3 दिन तक खोले नहीं, लेटर भी आ गया, अब क्या कैसे? जो वो पहले खोलेगा उसको मानना है। एग्जाम में यही लिखना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन फालतू चीज़ है, तुम लोग को इसका कहानी पता, तुम लोग आराम से कर लेगा, ठीक है। ओके, रिवोकेशन कैसे हो सकता है? इंस्टीट्यूट धाएं से पूछ सकता है इसके ऊपर 4 मार्क्स का सवाल, टेल द मोड्स ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? हम रिवोकेशन का नोटिस दे सकते हैं, हो सकता है वक्त पार हो जाए, हो सकता है जो कंडीशन था हम फुलफिल नहीं किए हैं, हो सकता है जिसको किया है वो पागल हो गया, हो सकता है वो काउंटर ऑफर कर दिया। याद करो, हम तुमको गाड़ी बेचेंगे 5,000 में, तुम हमको गाड़ी बेचेगा 5,000 में, क्या अब मेरा ऑफर या कुछ एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं, तो काउंटर ऑफर हो गया हो सकता है एक्सेप्टेंस दिया ही ना हो, या फिर हो सकता है बाद में इलीगल हो गया हो।
फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ रट्टाबाजी आई विल रिकमेंड लास्ट का 4 पॉइंट, और ऊपर में से कोई लैप्स ऑफ टाइम बड़ा आसान है याद रखना है, 5 पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? अगर नोटिस दिया, हम तुम लोग मेरे को टेलीग्राम भेज रहा था, लेटर पहले भेज के बाद में टेलीग्राम भेजा, ये क्या था? नोटिस ही तो था। तुम लोग व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा, ब्लू टिक आ गया, क्या था? नोटिस ही तो था। लैप्स ऑफ टाइम, तुम लोग को ऑफर दिया हफ्ता भर के लिए मेरा फ़ोन खरीदना, खरीदो, हफ्ता भर पार हो गया, क्या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा? ऑब्वियस बात है, रिवोक ऑफर है, कैंसल्ड माना जाएगा। कंडीशन बोले थे व्हाट्सएप के द्वारा हाँ भेजो, तुम मेल में भेजा, क्या ऑफर कैंसल्ड माना जाएगा? हाँ। यहाँ क्या बता रहा है सिंपल, उन्हें पता है कैंसल्ड ऑफर कब कब होगा, ऑफर कैंसिल कब कब माना जाएगा। आगे वाला बंदा का डेथ हो गया, ऑफर कैंसिल। अगर वाला बंदा पागल हो गया, ऑफर कैंसिल। काउंटर ऑफर किया, ऑफर कैंसिल। नॉन एक्सेप्टेंस हो गया ऑफर का, बाद में ऑफर इलीगल हो गया, सब में क्या होता है? ऑफर कैंसिल। और इसी के साथ हम लोग का याद करने वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। याद क्या करना है पता चल गया, कैसे करना है। पीछे का क्वेश्चन आंसर ज़रूर देख लेना, ठीक है। हाँ, बुक वाला पीछे का क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखना है। और अगर तुम लोग बोलेगा तो हम वक्त के साथ एक ऐसा वीडियो बना देंगे कि एग्ज़ाम के टाइम एक यूनिट करो और 10-15 मिनट में सारा क्वेश्चन का हम ओवरव्यू दे दिया करेंगे हर यूनिट का, ठीक है।